अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। दिस इज़ आरिफ सर हियर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एससीसी फेज़ 1 का था, जो टेस्ट आपका लिया गया था 19/10/2025। इसी का केमिस्ट्री पेपर आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस वाले में जो आपका सिलेबस था दैट वाज सॉल्यूशंस एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो लेट अस विदाउट टेकिंग योर मच टाइम हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे सीधे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 जो आपका था, ये आपको काइनेटिक्स से पूछा गया था, जिसमें आपको बताना है द प्लॉट ऑफ लिन के वर्सेस 1/t इज लीनियर विद स्लोप ऑफ। मुझे इसमें स्लोप बताना है। अगर मैं ग्राफ देखूंगा बिटवीन लिन के एंड 1t 1/t, इसके दरमियान अगर मुझे प्लॉट डालना है तो सर उस टाइम जो है स्लोप वो क्या आता है। से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है अर्हीनियस इक्वेशन वो कुछ ऐसी है, k इज इक्वल टू शाबाश AE रेज़ टू पावर माइनस EA बाई RT। ये आपके पास अर्हीनियस इक्वेशन है। नाउ सर अगर मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे स्लोप की चीजें मुझे देखनी है बिटवीन लिन के एंड 1/t। सर इस इक्वेशन का मुझे लिन लेना है। लिन मीन्स नेचुरल लॉग, जिसको आप ln भी कहते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स इट विल बिकम ln k विल बी इक्वल टू शाबाश ln a। उसके बाद इसका लिन अलग से होगा, इट विल बिकम माइनस EA बाई RT। सर ऐसा क्यों आया, कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं। जब मैं इसका ln लूंगा ये बनेगा लिन m इंटू n, वो बनता है लिन m प्लस n। सर लिन m इज लिन a। उसके बाद जो लिन पीछे इसके इस साथ लगता सर उसकी फार्मूला बनती है ln m रेज़ टू पावर n, जो बराबर होता है n ln m के बराबर। तो सर लिन और e यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, जिसकी वजह से वहां पे खाली बचेगा माइनस EA बाई RT। अब अगर इस ग्राफ को मैं देखूंगा सर, ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है, y इज इक्वल टू शाबाश c प्लस एम एक्स। अब यहां से चीजें फाइंड करो। से फॉर एग्जांपल सर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, लिन ए जो मेरे पास है दिस इज योर इंटरसेप्ट दैट इज c। नाउ सर 1/t जो मेरे पास है दैट इज x, तो x यहां पे आएगा 1/t, और जो y मेरे पास है दैट इज योर दिस लिन के। तो मुझे लिन के और x के दरमियान यानी 1/t के दरमियान ग्राफ देखना है। तो सर जहां पे एक टर्म ये बचती है, ये वाली माइनस EA बाई R, इट इज नथिंग, इट इज योर स्लोप। तो सर जो स्लोप है, स्लोप कुछ ऐसा है, स्लोप इज इक्वल टू जो यहां पे है माइनस EA बाई R। आई गेस यही आपका आंसर होना चाहिए, और आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, शाबाश, जो आपको अर्हीनियस इक्वेशन से निकलता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन सेकंड, दैट इज क्वेश्चन सेकंड जो है दैट इज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। स्पेसिफिक रेट जो आपके पास है दैट इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट। सर रेट कांस्टेंट जो मेरे पास होता है वो प्रेशर पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है, चाहे रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो। बट हाँ, एज पर अर्हीनियस इक्वेशन अगेन वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। से फॉर एग्जांपल K इज इक्वल टू AE रेज़ टू पावर माइनस EA बाई RT। तो यहां से मुझे पता चलता है जो आपका रेट कांस्टेंट है इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है यहां से। नाउ आई गेस दिस शुड बी क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 48। 48 जो आपके पास है सर, ये मुझे क्या बताता है, the half life for the first order reaction A gives B plus C is 24 hours. Starting with 20 gram of A, how many grams of A will remain after 72 hours? इस रिएक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। सर हाफ लाइव्स की बात करेंगे, और मेरे पास जो रिएक्शन दी गई है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर मेरे पास नंबर ऑफ हाफ लाइव्स की बात करूंगा, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स वो जो बराबर होता है दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम। आप रिएक्शन को कितने टाइम तक देख रहे हो, कितने टाइम के बाद ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ दैट इज T हाफ। सर टोटल टाइम जो यहां पे बात हो रही है दैट इज 72 आवर्स। तो 72 आवर्स की बात हो रही है डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ जो दिया गया है दैट इज 24 आवर्स। तो इट विल बी इक्वल टू आई गेस 3 के बराबर ही आता है, यानी जो आपके हाफ लाइव्स है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स वो 3 के बराबर आता है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर स्टार्ट कर रहा है कहां से, 20 ग्राम से। सर कहां गया, आफ्टर T हाफ। आफ्टर T हाफ जब पहला फर्स्ट हाफ लाइफ हम देखेंगे सर, ये रिड्यूस हुआ होगा इसकी हाफ कंसंट्रेशन पे, हाफ अमाउंट पे, दैट इज 10 ग्राम।
नाउ उसके बाद अगर मैं देखूंगा सेकंड हाफ लाइफ की बात करेंगे, सर उस टाइम ये पहुंचा होगा 5 ग्राम तक। सर उसके बाद तीसरे हाफ लाइफ की बात करेंगे, टी हाफ, सर ये पहुंचा होगा 2.5 ग्राम तक। ऐसे सर से फॉर एग्जांपल यहां पे जो मेरा पहला हाफ लाइफ था दैट वाज 24 आवर्स, सेकंड भी कितने का था 24 आवर्स, थर्ड भी कितने का था 24 आवर्स। सीट है फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ जो बचता अमाउंट है दैट इज 2.5 ग्राम्स। तो इसको भी आप सम अप कर सकते हो, 24 प्लस 24 इज 48 प्लस 24 इज 72 आवर्स, यानी 3 हाफ लाइफ के बाद 72 आवर्स के बाद मेरा जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी 2.5 ग्राम्स। तो ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर यहां पे है। शाबाश। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 49। For a reaction R is equal to this, then unit of rate of reaction and rate constant respectively is। देखिए rate का यूनिट rate is nothing, it is change in concentration divided by time taken जो उसमें लगा होगा, ठीक है। तो रेट का यूनिट जनरली ये होता है, रेट का आपका पता है दैट इज कंसंट्रेशन का यूनिट, दैट इज मोल पर लीटर, और आपके पास टाइम का क्या होगा दैट इज से फॉर एग्जांपल सेकंड में से दिया है दैट इज सेकंड इनवर्स। ये हो गया रेट का यूनिट। सर मुझे अब रेट कांस्टेंट की बात करनी है, रेट कांस्टेंट ये हो गया रेट का यूनिट, यानी यहां से आप निकाल सकते हो रेट का। रेट कांस्टेंट के लिए अगर हम जनरल इक्वेशन देखेंगे ना फॉर रेट कांस्टेंट, उसका यूनिट यानी यूनिट ऑफ के, जो जनरल इक्वेशन है दैट इज दिस वन, मोल 1 माइनस एन, शाबाश। उसके बाद लीटर n माइनस 1, उसके बाद सेकंड माइनस 1। ये मुझे जनरल इक्वेशन है जहां से मैं निकाल सकता हूं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। सर n यहां पे क्या है, इट इज 3/2, तो देयरफॉर आई कैन से मोल जो यूनिट यहां पे निकल के आएगा इट विल बी 1 माइनस 3/2, लीटर का आएगा शाबाश 3/2 माइनस 1, सेकंड का क्या आएगा -1, सेकंड का आएगा -1। सर यहां से क्या मिलेगा, इट इज 2 माइनस 1 इज माइनस 2 माइनस 3 इज -1, तो ये यहां पे आएगा मोल -1/2, शाबाश। उसके बाद ये बचेगा इट विल बी 3 माइनस 2 इज 1, यानी लीटर, शाबाश, इट इज 1 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद सेकंड इनवर्स। आप देखिए ये होगा यूनिट ऑफ के आपकी इस रिएक्शन का। अगर हम देखेंगे इट विल बी द ऑप्शन मोल पर लीटर पर सेकंड, यस, मोल -1/2, यस, लीटर 1/2, यस, सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका आंसर है, शाबाश। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो मुझे कहता है दैट इज द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 into 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स, शाबाश, मिनट इनवर्स at 0.5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेड, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज। सर उस टाइम इसकी हाफ लाइफ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मुझे बात करनी है। सबसे पहले अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूंगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सर टी हाफ जो मेरे पास है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए। सर के मुझे कहां से मिलेगा, क्या मुझे रिएक्शन में के दिया है, नो सर, मुझे के चाहिए, के कहां से आएगा। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो जनरल रेट में लिखता हूं, रेट लॉ जो होता है मेरे पास दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट इज के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट मैंने ए माना है और उसका पावर जो होगा दैट इज एक्स, और यहां पे एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो एक्स मींस यहां पे जो ऑर्डर है दैट इज 1, ऑर्डर इज 1, शाबाश। उसके बाद सर मुझे के चाहिए, यहां से के विल बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ऐसे। नाउ क्वेश्चन में रेट दिया है, रेट सर इसने दिया है 1.5 into 10⁻⁻², और जो सर मुझे दिया है दैट इज कंसंट्रेशन इज 0.5 मोलर। सर इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1.5 को मैं 15 लिख सकता हूं, इट इज 15 डिवाइडेड बाय 5 into 10⁻⁻², जो मेरे किसके बराबर आएगा, इट विल बी 5 1s are 5 3s are, इट विल बी 3 into 10⁻⁻², शाबाश। ये मुझे के का वैल्यू मिला। सर वंस के मिला मैं इसको यहां पे पुट करके टी हाफ निकालूंगा, देयरफॉर सर के जो मेरा था इट इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁻², ये मेरा के है। मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए टी हाफ, देयरफॉर टी हाफ को निकालने की कोशिश करेंगे, इट विल बी 0.693 डिवाइडेड बाई के बजाय 3 into 10⁻⁻²। देखिए यहां से ये 10⁻⁻² ऊपर जाएगा, प्लस बनेगा 10 जो पावर आएगा डेट विल बी 2, सो 10⁻² को इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूं एज 69.3 डिवाइडेड बाई 3,
नाउ 3 2s are 6, 3 3s are 9, 0.31s are 3। तो ये मेरा आंसर आना चाहिए, यानी जो टी हाफ है दैट शुड बी इक्वल टू 23.1। इसके आसपास मुझे आना चाहिए, और पीछे जो यूनिट है दैट इज मिनट, पीछे जो यूनिट है दैट इज मिनट। तो 23.1 यानी 23.1 मिनट्स आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर। शाबाश। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 51। क्वेश्चन नंबर 51 में द टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन इज halved as the initial concentration of the reactant is doubled, then order of reaction is। सर उस टाइम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? देखिए जनरल इक्वेशन जो है ना टी हाफ को निकालने के लिए, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, वो क्या है, वो मुझे दिखानी है। सर टी हाफ जो मेरे पास है, इट इज यूजुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपके रिएक्टेंट की होगी, और ऊपर से होता है n-1। ये मुझे एक जनरल इक्वेशन है जो मुझे रिलेट करके देती है सर टी हाफ जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ऊपर से जो पावर आएगा दैट विल बी n-1। ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे बेसिकली कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा वो हम देख लेंगे बाद में, फिलहाल के लिए मैंने इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन से यहाँ पे डिनोट किया है। नाउ सीट हियर, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या कहता है इज सर जो ही इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो डबल हो रही है, क्या हो रही है, डबल, इट बिकम्स 2 times A0। जो ही कंसंट्रेशन में मेरी क्या हो रही है, डबल हो रही है। सर उस टाइम जो टी है, टी हाफ, मैं उस टी हाफ को टी डैश से लिखना चाहूंगा। सर वो क्या होता है, वो रिड्यूस होता है, हाफ होता है, ऑफ ए रिएक्शन इज halved। शाबाश। वो टी हाफ जो है वो सर उस टाइम 1/2 टाइम्स पहला टी हाफ बनता है। सर मैंने क्या कहा, फिर से एक बार सुनेंगे आप, सीट है। मैंने कहा जो हाफ लाइफ है किसी भी रिएक्शन का जिसका ऑर्डर n होगा, सर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0 रेज़्ड टू पावर n-1। से फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन A0 ही थी, उस टाइम जो हाफ लाइफ था दैट वाज टी हाफ, मैंने लिख दिया उससे। अब क्वेश्चन बोल रहा है जो ही A0 की कंसंट्रेशन डबल की गई, सर उस टाइम जो नया हाफ लाइफ मेरे पास है वो उस टाइम क्या हुआ, 1/2 टाइम्स जो पहला हाफ लाइफ है उसके बराबर आ रहा है, यानी ये हालू हो गया पहले वैल्यू के का जो मेरा टी हाफ था उसके हालवुड वैल्यू के बराबर है। नाउ ये मेरा सेकंड टी हाफ है। अब क्या मैं टी डैश हाफ जो मेरे पास है और ये वाला है इनको डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन इससे पहले दिस वाज माय फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं टी डैश हाफ को देखना चाहूंगा, देयरफॉर ये किसके बराबर होगा सर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस 1 डिवाइडेड बाय A0, लेकिन ये 2 टाइम्स होगा और ऊपर से पावर क्या होगा, n-1। दिस इज इक्वेशन सेकंड फॉर एग्जांपल, और ये मेरे पास थी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे नाउ डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, या फर्स्ट को ही डिवाइड कर लो सेकंड से, आपकी चॉइस से। सर से फॉर एग्जांपल मैं क्या लिख रहा हूं, अब डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, देयरफॉर जो मेरे पास आएगा टी हाफ डिवाइडेड बाय टी डैश हाफ, ऐसे इट विल बी इक्वल। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को नहीं लिखूंगा, मैं कोई कांस्टेंट के लेता हूं। सर मैंने कांस्टेंट के लिया, कोई भी कांस्टेंट है, जितने भी वहां पे चीजें आती है उनको मैंने एक कांस्टेंट माना, बिकॉज वो कांस्टेंट ही आती है। सर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट ले लिया, डिवाइडेड बाय सर ऊपर क्या आएगा A0 और इसका पावर n-1 डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का k, और नीचे क्या आएगा ट्वाइस A0 और ऊपर से जो होगा दैट विल बी n-1। सर इसमें कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी, फॉर एग्जाम्पल के और के आपका कैंसिल हुआ। सर टी हाफ, देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू टी हाफ डिवाइडेड बाय जो टी डैश हाफ है ना दैट इज 1/2 टाइम्स टी हाफ, तो ये आएगा 1/2 टाइम्स टी हाफ, ऐसे पहले वाले का विल बी इक्वल टू, शाबाश। सर ये वाला ऊपर जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स A0, यहां से जो पावर आएगा इट विल बी n-1 डिवाइडेड बाय नीचे जो आएगा इट विल बी A0, शाबाश, और पावर क्या आएगा n-1। अगेन कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी। सर क्या क्या कैंसिल आउट होगा, ये सारा कैंसिल आउट होगा, यहां से A0 की कंसंट्रेशन n रेज़्ड पावर जिसका होगा n-1 वो भी कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या सर टी हाफ कैंसिल, इट विल बी 1/2 नीचे, 1/2 को ऊपर लेके जाऊंगा ये बनेगा 2। सर यहां से इट विल बी समथिंग लाइक दिस 2। सर 2 कैसे है, ये 1/2 था, रेसिप्रोकल लेके ये 2 बनेगा, इट विल बी इक्वल टू, शाबाश। यहां से क्या बचा, इट इज ओनली 2 रेज़्ड पावर n-1, 2 रेज़्ड पावर n-1, 2 रेज़्ड पावर n-1।
सर अगर मैं एक्सपोनेंट्स को देखूं यानी पावर्स को देखूं, LHS और RHS कब बराबर होंगे? जब n रेज्ड पावर -1 किसके बराबर होगा? 1, यानी यहां पे जो पावर होना चाहिए दैट शुड बी 1। तो देयरफॉर यहां पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए n-1 शुड बी इक्वल टू 1, तभी आपका LHS और RHS आपस में बराबर होंगे। तो सर आई कैन सिंपली से जो मेरा n है ये 1 उधर जाएगा तो इट विल बी 2, यानी जो रिएक्शन का ऑर्डर है दैट विल बी 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। शाबाश, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को निपटा देते हैं। शाबाश। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। सर क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, which of the following is correct for zero order and first order initial concentration is this? सर मुझे टी हाफ की बात करनी है, किस किस के लिए? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखिए टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर, ये जो मेरे पास होगा ये बराबर होता है A0 डिवाइडेड बाई 2 के। A0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इनिशियल कंसंट्रेशन से A0 नहीं मानी है, इसने खाली A माना है, तो मैं लिखूंगा यहां पे शाबाश इट इज A डिवाइडेड बाई 2 के, A डिवाइडेड बाई 2 के। ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। शाबाश, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम देखेंगे, या पहले यही से दिखा लो, टी हाफ जो आपका होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, टी हाफ जो है वो सर बराबर होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, रेट कांस्टेंट। यहां पे ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, इस वाले में कंसंट्रेशन टर्म आती ही नहीं है, तो सर ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो वी कैन सिंपली से जो टी हाफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज्ड पावर 0, बिकॉज एनीथिंग पावर्ड बाई 0 बिकम्स 1, एक कांस्टेंट बनेगा। सर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 का मतलब है यहां से कोई ना कोई चीज कांस्टेंट होगी, मे बी रेट कांस्टेंट है, मे बी कुछ और चीज होगी, कुछ कांस्टेंट्स का रेशियो होगा, वो भी एक नया कांस्टेंट होगा। आई कैन सिंपली से सर ये जो है ये ए पे डिपेंड ही नहीं करता, आई कैन राइट इट एज ए रेज्ड टू पावर 0। तो अब देख लो खुद ही, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो खुद ही जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यस, एंड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। आई गेस आपका ऑप्शन सेकंड जो है ये करेक्ट है, दिस वन इज योर आंसर। शाबाश, यहां से आपका क्वेश्चन सेकंड जो है वही आपका आंसर आएगा। नाउ शाबाश, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर द प्लॉट्स फॉर a reaction Na gives B plus C, these plots respectively correspond to the reaction order। सर मुझे इन प्लॉट से देखना है, एक रिएक्शन मेरे पास है जनरल रिएक्शन, और मुझे इनका ऑर्डर बताना है, लेकिन प्लॉट्स को देख के, सर ग्राफ को देख के मुझे देखना होगा, ठीक है। पहला वाला दिया है टी हाफ वर्सेस ए, ये भी दिया है टी हाफ वर्सेस ए, ये दिया है टी हाफ वर्सेस 1/a। सर देखना चाहूंगा पहले मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहला वाला ग्राफ जो होगा इट विल बी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ इज इक्वल टू जो मेरे पास है इट इज A डिवाइडेड बाई 2 के, A मीन्स A0 इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके बाद सर टी हाफ जो मेरे पास है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो बराबर होगा, दिस विल बी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर ये होगा मेरे पास 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये मेरे पास क्या होगा, आई गेस शाबाश इट विल बी माई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जो मेरे पास तीसरा वाला है दैट इज टी हाफ, मेरे पास सेकंड ऑर्डर के लिए कैसा होता है सर, सेकंड के लिए ये होता है इट इज A डिवाइडेड बाई 2 के, नो इट इज शाबाश, आई गेस इट इज 1 डिवाइडेड बाई K टाइम्स A, 1 डिवाइडेड बाई K टाइम्स A, ये वाला मेरे पास है, यानी A0 इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1 डिवाइडेड बाई शाबाश K टाइम्स A, ऐसा मेरे पास आता है हाफ लाइफ जो मेरे पास यहां से आएगा। नाउ दिस इज योर सेकंड ऑर्डर के लिए। तो अगर मुझे ग्राफ डालना होगा, देख लो चीजें खुद ही। सर फॉर जीरो ऑर्डर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, यानी जो T हाफ और A0 A की कंसंट्रेशन होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन या कोई भी कंसंट्रेशन विद टाइम आप देखो इट इज नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, आप कोई भी कंसंट्रेशन देखो सर कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, व्हाट इज कॉल्ड दिस
जो टी हाफ मेरे पास है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है इन केस ऑफ व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन आपका कहीं पे इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो सर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इसीलिए जो ग्राफ आपका आता है वो लीनियरली यहां से आता है, कांस्टेंट उसका कर्व आता है, यानी वो चेंज ही नहीं होता है विद कंसंट्रेशन। तो पहला ग्राफ जो है इट शुड बी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर के लिए यानी 1 फर्स्ट ऑर्डर। सर जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं देखूंगा टी हाफ और ए के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रिलेशन है, तो जितना कंसंट्रेशन जो आपका है उसके साथ टी हाफ जो है वो वेरी करता है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं इनके दरमियान लीनियर ग्राफ आता है, तो दिस ग्राफ शुड बी फॉर जीरो ऑर्डर। अगर हम तीसरे वाले की बात करेंगे, तीसरे वाले की, सर फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ और ए नॉट कुछ ऐसा आपस में ये रिलेशन उनका है। वंस रिलेशन ऐसी है तो आई कैन से 1/a और यहां से टी हाफ जो मेरे पास है इनकी जो रिलेशन है दैट इज लीनियर करो, बट ये 1/a है, तो दिस शुड बी फॉर सेकंड ऑर्डर 2 के लिए। तो देखो आप खुद ही ऑप्शन 102 किसमें ऑप्शन है, 102, शाबाश, दिस इज 102। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, शाबाश 103। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर, दिस इज फॉर सेकंड ऑर्डर, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये कहां से आता है, जो आपके हाफ लाइफ के ये है व्हाट इज कॉल्ड दिस, क्या कहते हैं इनको, एक्सप्रेशन जो है, इक्वेशन जो है वहां से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए नॉट लिखो या कंसंट्रेशन आप लिखो, कोई भी कंसंट्रेशन वो आप खुद देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। Sir, what is question number 54? A first order reaction is 50% completed in 20 minutes at 270 degrees Celsius and 5 minutes at 470 degrees Celsius. The energy of activation of the reaction is, मुझे activation energy चाहिए। देखो यहां से सर मुझे दिया गया है जो पहला टी हाफ है, पहला टी हाफ है, एक ही रिएक्शन को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कर रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस मींस इट इज 300 केल्विन। सर मेरे पास दूसरा जो दिया गया है डेट इज एट 47 डिग्री सेल्सियस, मींस ये किया गया है 320 केल्विन पे, मुझे केल्विन वाले यूनिट्स यहाँ पे यूज करने होंगे। उसके बाद सर मुझे टी हाफ दिया गया है, एक टी हाफ दिया गया है डेट इज इक्वल टू, शाबाश, टी हाफ इज गिवन एज 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। सर कहां पे, 8, शाबाश, 300 केल्विन, 300 केल्विन। उसके बाद सर मेरा टी डैश हाफ जो दूसरा है, टी डैश हाफ वो दिया गया है डेट इज इक्वल टू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स कहां पे सर, एट 320 केल्विन, 320 केल्विन। मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी अरहीनियस इक्वेशन को शायद मुझे यूज करना होगा। आई विल से जो सर टी हाफ है, अभी अभी आपने देखा टी हाफ की जो कंसंट्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सर जो टी हाफ है, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K, रेट कांस्टेंट K, एंड एज पर अरहीनियस इक्वेशन आपको पता है K इज इक्वल टू AE रेज्ड पावर माइनस EA बाय RT। एक सेकंड में इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, K जो है एज पर अरहीनियस इक्वेशन इट इज AE रेज्ड पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT, ऐसे। अब सर मैं यही K की ये वाली एक्सप्रेशन यूज करूंगा, फिर जाके इन दो रिएक्शंस को डिवाइड करूंगा। कैसे करूंगा आप 1 बाय 1 देखेंगे। सर देयरफॉर आई कैन राइट, ये जो टी डैश हाफ है, नया वाला टेम्परेचर है, दिस वाज टी हाफ सॉरी, ये जो टी डैश हाफ है ये वाला, सर मैं लिख रहा हूं ऐसे, टी हाफ, पहला वाला टी हाफ ये वाला, डिवाइडेड बाय कर लूंगा इसको टी डैश हाफ से, टी डैश हाफ इज इक्वल टू, सर मैं एज पर दिस इक्वेशन लिखना चाहूंगा। पहले जो टी हाफ था, टी हाफ के लिए ये इक्वेशन सेट कर दो, 0.693 डिवाइडेड बाई, सर नीचे ये आएगा दैट इज AE रेज्ड पावर माइनस EA1 हुआ किसी पे, या जो एक्टिवेशन एनर्जी वो चेंज ही नहीं होगी, सर इट इज EA डिवाइडेड बाय RT मुझे लिखना है, R को वहीं पे रखो, लेकिन ये किस टेम्परेचर में कर रहा हूं सर, दिस इज डन एट टेम्परेचर 300, मैंने लिखा यहां पे 300 केल्विन, शाबाश। डिवाइड बाय इसको कर लूंगा किससे, डिवाइड बाय कर लूंगा सर कहां से, टी डैश हाफ जो आएगा दैट विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय सर उसका AE रेज्ड पावर माइनस EA डिवाइड बाय R, लेकिन टेम्परेचर पुट करो आप 320 केल्विन, 320 केल्विन। अब देखो यहां से कौन सी चीजें कैंसिल आउट होती है,
सर मैंने क्या किया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर 300। मैंने कुछ नहीं के बजाय ये वाली इक्वेशन यूज की एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, एक 300 पे और एक है 320 पे, यही दो चीजें मैंने यहाँ पे यूज की। सर अब अगर मुझे चाहिए से फॉर एग्जाम्पल यहां से कौन चीज होगी, सर टी हाफ इट इज 20 मिनट्स, टी डैश हाफ इट इज 5 मिनट्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, शाबाश, इट इज 20 डिवाइडेड बाई 5, 20 डिवाइडेड बाई 5, दरवाजा बंद, 20, शाबाश, 20 डिवाइडेड बाई 5, सर ये किसके बराबर आएगा, 20 बाई 5 विल बी इक्वल टू, ये और ये सर यहां पे कैंसिल आउट होगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, ए ई रेज्ड पावर माइनस ए डिवाइड बाई आर इंटू 320 डिवाइडेड बाई क्या कर लूंगा सर, डिवाइड आएगा, डिवाइड यहां पे होगा, शाबाश, इट इज ए ई रेज्ड पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 300, ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद 20 डिवाइड बाई 5 इज नथिंग, इट इज 4 विल बी इक्वल टू, सर ए और ए कैंसिल आउट होगा यहां पे, उसके बाद क्या बचा, देखो ये वाली टर्म में ऊपर लेके जाता हूं, ई रेज्ड टू पावर माइनस ए बाय आर इंटू 300, ये ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगा, ऊपर जो टर्म अपनी थी दैट वाज दिस माइनस ए डिवाइडेड बाय आर इंटू 320, शाबाश, उसके बाद इंटू मल्टीप्लाई होगा, ये वाली नीचे वाली टर्म जो है ऊपर जाके ये बनेगा ई रेज्ड पावर ई ए डिवाइडेड बाय आर इंटू 300। अब सर बेसिस सेम पावर्स आर एडिड, यानी सिंपली पहले मैं क्या करूंगा, मैं ई और ई को यहां पे भी ई, यहां पे भी ई, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, लेकिन मैं पॉजिटिव टर्म को सामने लेना चाहूंगा, नेगेटिव टर्म को पीछे लेना चाहूंगा, 4 विल बी इक्वल, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ई, सर ऊपर होगा ई ए डिवाइडेड बाई आर, पहले आता ई ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 300, फिर माइनस आ जाता ई ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 320, लेकिन मैं ई ए बाई आर को कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर क्या बचेगा, अंदर विल बी 1 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 320। ये वाला स्टेप फिर से एक बार समझो, सर मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को पहले लिखा होगा, इस टर्म को बाद में लिखा होगा, नेट में जो बना होगा दैट विल बी ई रेज्ड पावर ई ए बाई आर 300 माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर 320। अब मैंने क्या किया, ई ए आर को मैंने कॉमन निकाला होगा, सर ई ए आर मैंने कॉमन निकाला, बचा क्या 1/300 माइनस 1/320। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ सर मुझे क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस इक्वेशन में सर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मुझे एल एन नेचुरल लॉग, यानी टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स एल एन लूंगा, तो ये बनेगा यहां से एल एन फोर, सर किसके बराबर आएगा, यहां पे एल एन और ई जो है वो आपस में कैंसिल आउट होंगे और वहां पे सिंपली आएगा ई ए डिवाइडेड बाई आर, इंटू, देखो ब्रैकेट में क्या आएगा 1/300 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 320, ये आपके पास आएगा। सर क्या मैं ln4 को सिंपलीफाई कर सकता हूं, हाँ सर व्हाई नॉट, ln4 जो मेरे पास होगा इट विल बी 2.303, लॉग में कन्वर्ट करेंगे इनटू log 4, और log 4 जो आपके पास होगा सिंपली लिख देते हैं log 4 इज 0.6, नथिंग एल्स 0.6। उसके बाद सर ये किसके बराबर होगा, ई ए को वहीं पे रखते हैं, डिवाइडेड बाई आर मुझे पता है 8.314 केल्विन जूल पर केल्विन पर मोल। उसके बाद मुझे यहाँ के क्या लिखना होगा, 320 माइनस 300 वो बचेगा 20, डिवाइड बाई क्या होगा 300 इंटू 320, ऐसा कुछ मेरा ये आएगा। अब सर मुझे यहां से ई ए चाहिए, ई ए में कैसे निकालूंगा, ई ए बस इन चीजों को रीअरेंज करना है, देखो कहां से निकलेगा सर 2.303 मल्टीप्लाइड बाई log 4 इज 0.6 लिख दिया सर, इंटू ये वाला 8.314 इंटू क्या कर लूंगा 300 और 320, 300 इंटू 320, ये सारी चीजें डिवाइड बाई क्या कर लूंगा व्हाट इज कॉल्ड एज, ये 20 इधर आएगा और मुझे इससे जो निकलेगा दैट विल बी दिस ई ए। कुछ नहीं किया, बस रीअरेंज किया, ये चीजें इधर, ये चीजें भी इधर, लेकिन 20 नीचे और ये दोनों चीजें ऊपर, वहां पे खाली बचा ई ए, तो सर मुझे ई ए इसके बराबर आया, दिस इज माई ई ए इतना आया। और ये जब आप कैलकुलेट करते हो आपका ई ए आता है इतने जूल्स में, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है साइड में 5530 कैलकुलेट करके रखा है 55303, कुछ ऐसा आंसर आएगा, लेकिन ये जूल्स में होगा,
सर मेरा आंसर दिया गया है किसमें, किलो जूल्स में। किलो जूल्स में तो मुझे सिंपली डिवाइड करना होगा किससे, 1000 से। तो अगर मुझे किलो जूल्स में रिपोर्ट करना है, माय आंसर शुड बी अराउंड 55.3, 55.3, 5.3। सर यहाँ पे आना चाहिए 5.3 किलो जूल्स, ये आंसर मेरा आना चाहिए। लेकिन मेरा जो क्लोजेस्ट आंसर यहाँ पे है डेट इज 55.14, 55.14। बाकी सारे आंसर्स दूर दूर है, तो मेरा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डेट विल बी ऑप्शन सेकंड। अप्रोक्सीमेट आंसर जो मेरा होगा 55.3 किलो जूल के आसपास, डेट विल बी 55.14। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी जरूर था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से आपको आदत डालनी होगी। विद टाइम जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, ये क्वेश्चन फिर आपसे आसानी से हो जाते हैं। बस पहले पहले सीखना है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 54। शाबाश। अगेन क्वेश्चन नंबर 55 की बात होगी। प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर आर गिवन बिलो। सर प्लॉट्स आपको दिए गए हैं रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के। द प्लॉट फॉलोज विच ऑफ द प्लॉट डेट फॉलोज अरिहीनियस इक्वेशन। इनमें से अरिहीनियस इक्वेशन को कौन फॉलो करता है। देखिए मेरे पास जो अरिहीनियस इक्वेशन है ना, दैट इज दिस k इज इक्वल टू ae रेज्ड पावर माइनस ea बाई RT। ये यहां पे पावर है। विद टेम्परेचर क्या होगा, रेट कांस्टेंट को देख लेंगे अच्छे से। सर जो ही यहां पे टेम्परेचर बढ़ता है, जो ही इस इक्वेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सारी टर्म जो है लेस नेगेटिव की ओर जाएगी। यानी ये टेम्परेचर बढ़ा तो ये सारा का सारा वैल्यू जो है लेस नेगेटिव की ओर जा रहा है। लेस नेगेटिव मींस मोर पॉजिटिव। यानी इन जनरल जब ये लेस नेगेटिव जाएगा, मोर पॉजिटिव बनेगा, तो ये सारी टर्म बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से के भी बढ़ जाएगा। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सर यहां पे ये सारी टर्म डिक्रीज होती है। डिक्रीज इन द सेंस लेस नेगेटिव बनती है। लेस नेगेटिव का मतलब मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव का मतलब ये सारा का सारा वैल्यू बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, बट द इंक्रीज विल बी एक्सपोनेंशियल। एंड आई थिंक जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट से है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन जो है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज दिखाता है, वही आपका आंसर है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 56 पे जब हम जाते हैं, यहां पे अगर हम देखेंगे, द रेट ऑफ ए रिएक्शन डबल्स व्हेन इट इज टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। शाबाश। एक्टिवेशन ऑफ सच रिएक्शन विल बी। सर मुझे एक्टिवेशन की बात करनी है। देखो क्वेश्चन में लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। जिस टाइम रेट डबल होगी ना विद टेम्परेचर, समझ लेना रेट कांस्टेंट भी डबल होते हैं। सर आई कैन सिंपली से, जो मेरा K2 है, K2 इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स K1, 2 टाइम्स K1। यानी आई कैन सिंपली से जो K2 है बाय K1 ये बराबर होता है 2 के। K2 बाय K1 इज इक्वल टू 2। सर इनका रेशियो 2 के बराबर होगा, बिकॉज रेट रिएक्शन रेट का बढ़ना, डबल होना मींस रेट कांस्टेंट्स भी डबल होंगे। अब मुझे क्या कह रहा है, दो डिफरेंट, व्हाट आर K1 एंड K2, दीस आर रेट कांस्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेंपरेचर्स। एक टेंपरेचर है 300 केल्विन, दूसरा है 310 केल्विन। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ सच रिएक्शन विल बी। सर मुझे एक्टिवेशन की बात करनी है। देखिए वो अगेन हमें मिलती है फ्रॉम अरिहीनियस इक्वेशन से। जब हम निकालते हैं, जो अरिहीनियस इक्वेशन से मुझे निकलता है, जो दो डिफरेंट रिलेशन बिटवीन टू रेट कांस्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेंपरेचर्स, वो लॉगरिथमिक फॉर्म में आती है आपके पास कुछ ऐसी, log K2 by K1, log K2 by K1। सर ये बराबर होता है EA डिवाइडेड बाई 2.303 R, और अंदर से होता है 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ऐसे दो डिफरेंट टेम्परेचर्स, दो रेट कांस्टेंट से टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, यही मुझे चाहिए। तो सर निकालना क्या है मुझे, एक्टिवेशन एनर्जी मुझे निकालनी है। नाउ सी डियर, K2 by K1 आपने ऊपर ही लिखा सर 2 है, तो आई कैन सिंपली से इट इज log 2, log 2। सर log 2 वहीं पे रखेंगे। शाबाश, log 2। सर ये किसके बराबर आया, आप EA को वही रखो, बिकॉज EA मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई 2.303 R का मल्टीप्लाई 8.314। शाबाश। उसके बाद 1 बाई T1, T1 है आपके पास 300 केल्विन। उसके बाद माइनस T2 आपके पास है 310 केल्विन। ऐसे आपके पास, सर इसको रीअरेंज करेंगे, log 2 का वैल्यू वही से दिया है, दैट इज 0.301। सर देयरफॉर इट विल बी 0.301। मैं कुछ चीजें यहां से यहां लेके आना चाहता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314, ये चीजें मैंने लिखी। अब सर ब्रैकेट में क्या बचता, मैं यहां से इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। देखो ये इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, इट इज 310 माइनस 300, तो ये बचता 10 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 310।
ये आपको ब्रैकेट में बचता है, ये वाली चीजें बस इसी को यहां लेके आओ। 300 इंटू 310 ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा 300 इंटू 310 डिवाइड बाई क्या जाएगा ये 10। सर ये 10 डिवाइड में जाएगा। अब देखो उस साइड से कुछ नहीं बचा, खाली ई बचा, एक्टिवेशन एनर्जी। सर मैंने क्या किया, ये चीज इधर ली, ये चीज इधर ली, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर 10 बना था वो 10 नीचे ले आया। सर इसका और इसका मल्टीप्लाई ऊपर लेके गया इनका प्रोडक्ट, और मुझे फाइनली क्या मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी। अगेन ये जो वैल्यू आपके पास आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ई ए जो आपका है सर वो बराबर आएगा 53569.8, लेकिन ये आंसर फिर से जूल पर मोल में होगा, जूल पर मोल में होगा। मुझे होना चाहिए केल्विन किलो जूल्स में, बिकॉज मेरी जो ऑप्शंस दी गई है वो किलो जूल्स में दी गई है। तो बस डिवाइड करेंगे बाय व्हाट इज कॉल्ड एज 1000 से, सो डेट मुझे किलो जूल्स में आंसर मिले। तो आपका आंसर जो उस टाइम आएगा, आई गेस इट शुड बी अराउंड 3.569 किलो जूल्स के आसपास पर मोल, ऐसा आना चाहिए। क्या आपका कोई आंसर ऐसा है? सर मेरे पास है 53.6, यानी मैं 53.56 को राउंड ऑफ करके 6 लिख सकता हूं। ये यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा डेट बी ऑप्शन फर्स्ट 53.6। ये ऑलमोस्ट उसी के बराबर है जब हम राउंडिंग ऑफ को कंसीडर करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 है इसकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर है। शाबाश। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, सिट हियर। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, जो आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, m gives m, the rate of disappearance of m increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of m, the order of the reaction with respect of m is। देखिए एक एलिमेंट्री रिएक्शन में इसके लिए डायरेक्टली जो है एक रेट लॉ, जो जनरल रेट लॉ होगा वो कुछ ऐसा होगा। सर रेट जो है RAT, इसको मैं R से आगे जाके ये डिनोट करूंगा, ये सिंपली होगा K ऊपर से M रेज्ड पावर फॉर एग्जांपल x क्या होगा, ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू m। नाउ सी हियर, यहां पे सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम है तो वही आएगा। सर मेरे पास इनिशियल रेट जो थी ना, फॉर एग्जांपल दैट वाज r, वो r थी। सर किसके बराबर थी, k रेज्ड पावर m और x। ये तब थी जब मेरी कंसंट्रेशन m की, m ही मान लो। अब कंसंट्रेशन जो m की है सर वो 8 टाइम्स की गई है, दैट इज रेट बनती है 8 टाइम्स अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ m, यानी जो नई रेट निकलती है दिस वाज योर R1। सर मुझे जो R2 निकल रहा है, R2 वो निकल रहा है 8 टाइम्स R1, वो 8 टाइम्स इंक्रीज होती है। लेकिन जिस टाइम में कंसंट्रेशन कितनी मान लेता हूं, कंसंट्रेशन इज जो m है वो डबल की जाती है, यानी 2m जब मैंने कंसंट्रेशन को माना होगा x। तो दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। मुझे देयरफॉर R2 by R1 चाहिए। R2 by R1 इज नथिंग। सर यहां पे इट इज R2 जो है इट इज 8 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1, ऐसे ही इट विल बी इक्वल टू, शाबाश, इसके बजाय यहां पे लिखना चाहेंगे K और फिर जाके 2m रेज्ड पावर x डिवाइडेड बाई इट विल बी, शाबाश, K यहां से दिस कंसंट्रेशन ऑफ m रेज्ड पावर x। अब इसमें देखो कौन सी चीजें कैंसिल आउट होंगी। सीट है सर, R1 और R1 कैंसिल आउट होगा तो यहां से 8 ही बचेगा, इट विल बी इक्वल टू, शाबाश, यहां से देखो K कैंसिल आउट, सर K और K कैंसिल आउट, m का पावर x यानी कंसंट्रेशन टर्म्स दो खत्म होंगी, खाली बचेगा 2 को बाहर निकालो, इट विल बी 2 रेज्ड पावर x। सर मैं 8 को लिख सकता हूं एज 2 क्यूब, बिकॉज 2 रेज्ड पावर 3 बिकम्स 8, इट विल बी इक्वल टू 2 रेज्ड पावर x। तो इन पावर से पता चलता है जो x है इट मस्ट बी इक्वल टू किसके, 3 के बराबर। तो आपका आंसर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी 3, यानी आपकी जो ये वाली रिएक्शन है इट इज थर्ड ऑर्डर, इसका ऑर्डर जो है दैट इज 3। तो ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, शाबाश। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 57। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। हायर ऑर्डर या रिएक्शन जो आपके पास होती है जिनका ऑर्डर ग्रेटर देन थर्ड होता है, सर रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू, सर किसकी वजह से होती है, कोल्यूजन थ्योरी में हम ये बार बार पढ़ते हैं, सर कोल्यूजन मस्ट बी इफेक्टिव। क्या जो हायर ऑर्डर रिएक्शंस यानी जिनमें 3 से ज्यादा ऑर्डर आता है, क्या उन रिएक्शंस में कोल्यूजन इफेक्टिव होते हैं? नो, बिकॉज साइमल्टेनियस कोल्यूजन होना, इफेक्टिव कोल्यूजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर एनर्जी, यानी सफिशिएंट एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल्स ग्रेटर देन 3, या हम कह सकते हैं उन रिएक्शंस में जिनमें ऑर्डर मोर देन 3 होता है, सर वो पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोल्यूजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज जो होती है, सर वो उस टाइम क्या होती है,
कम होती है, प्रोबेबिलिटी उन साइमल्टेनियस कोल्यूशंस की होती है, जो वो सारी स्पीशीज होती है ऐसी रिएक्शंस में उनकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है, इसीलिए ऐसी रिएक्शंस देखी नहीं जाती है। शाबाश, ये रेयर होती है, वी कैन से। शाबाश। In reaction, P plus Q gives R plus S. The time taken for 5% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P. The concentration of Q varies with reaction time as shown in the figure. The overall order of the reaction is. सर मुझे यहाँ पे क्या कहता है, देखो इस रिएक्शन को फॉर P की बात करेंगे, मुझे ओवरऑल ऑर्डर की बात करेंगे, लेकिन पहले हम P के रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू P ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू Q इसका ऑर्डर देखेंगे। सर फॉर P अगर मैं बात करूंगा, जो T 50% है, से फॉर एग्जाम्पल T 50%, ये कह रहा है वो X है, लेट दैट बी एज X, सर दैट इज X। उसके बाद ये कह रहा है जो आपका T 75% है वो होता है 2 टाइम्स X, यानी जो 50% ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम लगता है, 75% में जो फिर बाद में टाइम लगेगा, 75% वाला टाइम जो है वो पहले वाले से 2 टाइम्स है, यानी 50% कंप्लीशन से 2 टाइम्स है। तो मैंने माना ये X है, तो फिर एज पर द क्वेश्चन T 75% मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स X। नाउ T 50% इज नथिंग, इट इज T हाफ, इट इज T हाफ, यानी X इज नथिंग, ये T हाफ है। सर यहां पे अगर मैं देखूंगा T 75%, देन इट शुड बी 2 टाइम्स T हाफ, 2 टाइम्स T हाफ। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सर जो T 75% होता है वो 2 टाइम्स T हाफ होता है। तो यहां से पता चलता है सर फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो विद रिस्पेक्ट टू P ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का, दैट विल बी 1। तो आई कैन सिंपली से विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P इज 1। हियर यहाँ पे P के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है दैट इज 1। लेकिन क्यू की बात करेंगे, देखिए क्यू के लिए इसने ग्राफ दिया है, सर क्यू की कंसंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कंसंट्रेशन हो रही है, यस सर, बट लीनियर डिक्रीज है। तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज देखनी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन देखनी होगी विद टाइम, सर उसका वैल्यू एक कांस्टेंट आता है, वो वेरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट आते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्यू। तो सर जिस टाइम लीनियर डिक्रीज होगी, लीनियरली ग्राफ चल रहा है, तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज देखनी है, यहां पे कंसंट्रेशन की देखूंगा, तो सर वो कांस्टेंट होगी। और वो किस केस में होती है, रेट ऑफ चेंज जो होती है कांस्टेंट होती है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पे अगर मैं देखना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्यू जो है, विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज 0, क्यू के रिगार्डिंग इसका 0 है। तो अगर मैं जनरल रिएक्शन के लिए इसके लिए देखूंगा, सर जो जनरल रेट ला था वो कुछ ऐसा था, जनरल रेट ला, अगर मुझे इसकी रेट देखनी थी ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, सर वो किसके बराबर होता, K P रेज्ड पावर X, और यहां से Q था रेज्ड पावर Y। मुझे X और Y चाहिए था, सर X के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर है दैट इज, P के कॉरस्पॉन्डिंग जो है दैट इज शाबाश 1, और जो Q के कॉरस्पॉन्डिंग है सर दैट इज 0। तो ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा दैट मस्ट बी 1, ओवरऑल ऑर्डर शुड बी 1। शाबाश, ओवरऑल ऑर्डर शुड बी 1 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आपका है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये यहां से निकल के आती है, बिकॉज यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ जो कंसंट्रेशन है वो सर कांस्टेंट आएगी, बिकॉज डिक्रीज इज लीनियर। तो उसका जो अगर हम देखेंगे जो चेंज होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन दैट विल बी 0, दिस कांस्टेंट, और वो होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही इसका रीजन है। शाबाश। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज for the non-stoichiometric reaction to A gives plus B gives C plus D, the following kinetic data were obtained in the 3 separate experiments, all at 298 Kelvin। ऐसे क्वेश्चन में आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से डेटा दिया गया है, सर मुझे विद रेस्पेक्ट टू A ऑर्डर निकालना होगा, विद रेस्पेक्ट टू B निकालना होगा, फिर मुझे इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C पता कर दी गई है, मुझे रेट लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C बताना है। तो सर कुछ चीजें यहां से मैं निकालना चाहूंगा, देखो यहां से फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए यहां से विद रेस्पेक्ट टू E। अगर मुझे चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू E, अगर मुझे ये चाहिए, सर उस टाइम मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट्स आउट ऑफ दीज 3 एक्सपेरिमेंट चूज करने होंगे जिनमें A की कॉन्सेंट्रेशन वेरी हुई होगी, लेकिन B की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 3 में A की कॉन्सेंट्रेशन वेरी हुई है बट B कांस्टेंट रहा है, तो यही चूज करूंगा। से फॉर एग्जांपल इसको मैं मानूंगा R1, इसको मैं मानूंगा R1, इसको इस वाले को मानते हैं, पहला वाला जो मेरे पास है,
सॉरी, इट इज फर्स्ट वन इज R1, ये वाला जो है इट इज R1, ये जो होगा इट इज R2, ये वाली रेट जो है इट इज R3। तो सर क्या मैं R3 डिवाइडेड बाय R1 कर सकता हूं? जनरली पहले वाले जो अगर हम इसके रिगार्डिंग लिखेंगे, जो जनरल रेट लॉ है दैट इज जनरल रेट लॉ, K इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, यानी रेट इज इक्वल टू K रेज्ड टू पावर A, फिर उसका X, शाबाश, प्लस X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, उसका पावर जो आएगा Y, X एंड Y होंगे ऑर्डर। मुझे विद रेस्पेक्ट टू A चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं R3 by R1 को करना चाहूंगा, R3 by R1। सर R3 विल बी K, शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ A दी गई है दैट इज 0.2, उसका पावर है X, डिवाइडेड बाय, या यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ B दी गई है, कंसंट्रेशन ऑफ B इज 0.1 और उसका पावर है Y, डिवाइडेड बाय सर K, कंसंट्रेशन ऑफ इसकी दी गई है 0.1, यहां से पावर X, और इसकी अगेन 0.1 ही है, यहां से Y। R3 देखो किसके बराबर है, R3 वहां से दिया गया है दैट इज 2.4 इंटू 10 रेज्ड पावर -3 डिवाइडेड बाय R1 किसके बराबर दिया है, R1 इज 1.2 इंटू 10 रेज्ड पावर -3। तो सर ये किसके बराबर आएगा, यहां से देखो क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है, सर ये और ये कैंसिल आउट होगा, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 इट इज नथिंग, इट इज 2 रेज्ड पावर x, तो इसको मैं लिख सकता हूं एज 2 रेज्ड पावर x। अब यहां से देखो 1.2 10 रेज्ड पावर -3, 10 रेज्ड पावर -3 कैंसिल आउट, 1.2 और आपका है 2.4, ये भी 2 के बराबर आएगा, तो यहां से 2 LHS साइड से, यहां से 2 रेज्ड पावर x। सर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो मेरा x होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 1, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट a जो है दैट इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट a जो है दैट इज 1। तो दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A दैट इज 1। अब मुझे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B चाहिए, सर B के लिए मैं क्या करना चाहूंगा, मैं ऐसे दो चूज करूंगा जहां पे B वेरी होगा लेकिन A सेम रहेगा, तो दिस यहां पे B R1 और R2 में चेंज होता है, आई विल डू R2 by R1, फिर जाके देखूंगा मेरा आंसर क्या आएगा। तो यहां से अगर मैं इसी बोर्ड पे यहां पे साइड में करना चाहूंगा, या नेक्स्ट स्लाइड पे मैं करना चाहूंगा, दैट इज R2 by R1 इज इक्वल टू K, सर ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, यहां पे X, यहां पे Y, नीचे फिर से शाबाश K, कंसंट्रेशन ऑफ A, X, शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ B, उसका पावर Y। अब देखो R2 और R3 क्या है, ये वैल्यूज देखेंगे, सर R2 और R2 मेरे पास है 1.2 इंटू 10 पावर -3, ये भी मेरे पास है 1.2 इंटू 10 पावर -3, तो सर सेम लिखेंगे R2 एंड R1, इट इज 1.2 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 पावर -3 विल बी इक्वल टू K और K कैंसिल आउट होगा, डायरेक्टली कंसंट्रेशन लिखूंगा, ऊपर कंसंट्रेशन A की, शाबाश, कितनी दी गई है पहले वहां पे लिखना चाहेंगे, सर वो दी गई है कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.1, तो वहां पे लिखना चाहेंगे इट इज 0.1, इट इज 0.1, ये दिया था 0.2, इट इज 0.1, चेक भी आप कर सकते हो, सर हाँ दिया था R2 में ये दिया था 0.2 और वो दिया था 0.1, यस यही हमारा है। सर ये वाला और ये वाला अगर मैं देखना चाहूंगा, देखो यही पे सर दिस एंड दिस विल गो ऑफ, ये भी गया, तो बचा क्या 0.2 रेज्ड पावर y, शाबाश, उसके बाद 0.1 रेज्ड पावर y, तो इट इज 2 रेज्ड पावर y और कुछ भी नहीं बचने वाला है, तो सर यहां से जो बचेगा इट विल बी शाबाश 2 रेज्ड पावर y, 2 रेज्ड पावर y, 2 रेज्ड पावर y, अगर मैंने y को ऐसे लिखा होगा या वैसे लिखा होगा, तो मुझे y चाहिए। अब यहां से देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 1, तो 1 विल बी इक्वल टू 2 रेज्ड पावर y, 1 विल बी 2 रेज्ड पावर y। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 का पावर क्या चढ़ा देंगे, सो डेट वो 1 बनेगा, तो सर 2 का पावर 0 होना चाहिए, बिकॉज एनीथिंग पावर्ड बाय 0 बिकम्स 1, तो यहां से y मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी ये जो होगा इट विल बी ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट इज कॉल्ड एज B, विद रेस्पेक्ट टू B, यानी B के हिसाब से 0 ऑर्डर और A के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर। तो मुझे क्या दिखाना है, ओवरऑल ऑर्डर, मुझे क्या बताना होगा, द रेट लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C इज, देखो रेट लॉ जो मुझे होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C, जनरल रेट लॉ वो कुछ ऐसा होगा, dc by dt, इट विल बी इक्वल टू, शाबाश, यहां से K A रेज्ड पावर X, B रेज्ड पावर फॉर एग्जांपल Y, तो अब आपके पास जो K है इट इज X जो है A का जो है X आपका 1 के बराबर आया
और b जो है उसका पावर 0 आएगा बिकॉज y 0 है। तो जो ये बनेगा इट विल बी dc by dt, फाइनल रेट ला dc by dt इट इज k इंटू a रेज्ड पावर 1। ये आपके पास आंसर होना चाहिए सर, dc by dt k इंटू a। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा? आई गेस ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 जो है आपके पास राइट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पास राइट आंसर है। शाबाश। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर से एक बार हमने इसको अप्रोच कैसे किया है, ये आपके पास है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी होते हैं, हम क्लास में भी बार बार दिखाते हैं, तो ये आपसे होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, two reactions R1 and R2 have identical pre-exponential factors. Activation energy of R1 exceeds that of R2 by this. If K1 and K2 are rate constants for reaction R1 and R2 at this, then ln K2 by K1 is equal to, मुझे वो निकालना होगा। सर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? देखो यहां से फॉर R1 मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, R1 के लिए सर, R1 के लिए मैं K1 की एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा फ्रॉम एरिहिनियस इक्वेशन। इट विल बी a रेज्ड टू पावर e माइनस EA, शाबाश, माइनस EA डिवाइड बाय R इंटू, शाबाश, R इंटू, से फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इसने कांस्टेंट दिया है, यस, R इंटू T ऐसे। लेकिन यहाँ पे EA1 होगा। फॉर रिएक्शंस R1 एंड R2 अलग अलग है तो अलग अलग रिएक्शन ये होगा। टेम्परेचर सेम है, R सेम है, बट एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होगी, तो इट विल बी EA1। फॉर रिएक्शन 2 R2 के लिए अगर हम बात करेंगे, K2 एज पर एरिहिनियस इक्वेशन इट विल बी a e रेज्ड टू पावर माइनस EA बाई EA2 यानी सेकंड वाले का डिवाइडेड बाय R इंटू T। तो सर मैं लिखना चाहूंगा K2 by K1, देयरफॉर K2 by K1 किसके बराबर होगा? सर ये बराबर होगा, शाबाश, AE रेज्ड टू पावर माइनस EA2 डिवाइडेड बाय RT, शाबाश, डिवाइड में क्या कर लेंगे, AE रेज्ड टू पावर माइनस EA1 डिवाइडेड बाय RT। अब सर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है, ये और ये कैंसिल आउट होगा। उसके बाद K2 by K1 को फॉर सम टाइम वहीं पे लिखेंगे, K2 by K1 वहीं पे है, इट विल बी इक्वल टू, सर ये है E रेज्ड टू पावर माइनस EA/RT ऐसे, एक सेकंड, इट इज, शाबाश, E रेज्ड टू पावर, ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, मैं इसको पहले लिखना चाहूंगा, इसका पावर पॉजिटिव आएगा, EA1 डिवाइड बाय RT इनटू क्या होगा, अपनी टर्म जो वहां पे बैठी है, इट इज EA2 डिवाइडेड बाय RT, ऐसा इसका आएगा। उसके बाद सर बेस आर सेम, पावर सर एडेड, तो K2 by K1 इज इक्वल टू E, ऊपर बचेगा EA, शाबाश। ये देखो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, मैं कुछ चीजें यहां से कॉमन निकालना चाहूंगा डायरेक्टली। सर 1 by RT को कॉमन निकालेंगे, 1 by RT कॉमन निकाला मैंने, वो अंदर क्या बचा, इट इज EA1 माइनस EA2, EA1 माइनस EA2। अब देखो इस रिएक्शन में सर टेकिंग ln बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स अगर मैंने ln को लिया, सर ये बनेगा ln K2 by K1, देयरफॉर शाबाश, इट विल बी इक्वल टू, ln और e कैंसिल आउट होगा, डायरेक्टली आएगा 1 डिवाइडेड बाय RT, 1 by RT, और अंदर क्या बचेगा, EA1, शाबाश, माइनस EA1 माइनस EA2। सर उसके बाद ln K2 by K1 को ऐसे ही रखते हैं, ln K2 by K1 मुझे निकालना होगा, यही मुझे फाइंड करना है, ln K2 by K1 इट विल बी इक्वल टू 1 by R को वहीं पे रखते हैं फॉर सम टाइम। सर 1 by R इज नथिंग, इट इज 8.314 इंटू 300 केल्विन, शाबाश, 300। उसके बाद 1 डिवाइड बाई 8.314 इंटू 300 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऊपर से क्या आएगा, E1 और EA21 मुझे देखना है। सर ये कहता है जो रिएक्शन 1 है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स डेट ऑफ R2 बाई 10 kg, यानी जो पहले वाले की एक्टिवेशन एनर्जी है वो सेकंड वाले से ज्यादा है, कितने से, 10 किलो जूल से। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा जो EA1 है सर वो दिया है इसने बराबर, इट इज EA2 प्लस 10 kg ऐसे, बट जूल्स में लिखना चाहेंगे, इट इज EA2, शाबाश, प्लस 10,000 जूल्स, इसके बराबर। अब EA1 के बजाय ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, EA1 के बजाय ये वाला वैल्यू, इट इज, शाबाश, EA2, शाबाश, प्लस 10,000, उसके बाद माइनस EA2 फिर से आएगा जो अपना ही है फॉर्मूला में,
मैंने कुछ नहीं किया, A1 का ये वाला वैल्यू मैंने लिया है, जो बाय क्वेश्चन वही से दिया गया है। अब सर कुछ चीजें फिर से कैंसिल आउट होंगी, क्या क्या कैंसिल आउट होगा, EA2 माइनस EA2 कैंसिल आउट होगा, ये 10,000 होगा, डिवाइड बाई इससे कर लेंगे, तो जो ln K2 बाई K1 आएगा, ln K2 बाई K1, K2 बाई K1 जो होगा सर वो बराबर होगा 10,000 डिवाइडेड बाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 8.314 इंटू 300। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे आपका अप्रोक्सीमेट आंसर जो होगा, आई गेस इट शुड बी अराउंड 4, ये 4 के आसपास होगा। तो मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट मस्ट बी हियर, बिकॉज ये बन जाएगा 8 से इसको कर लेंगे, हाँ इट विल बी अराउंड 25 से इसको होगा, तो फिर जाके 4 के आसपास आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका राइट आंसर है। ये था इस वाले क्वेश्चन का अप्रोच आपका, शाबाश। तो उसके बाद गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। Question number 62. For a reaction scheme A gives B gives C, if the rate of formation of B is set to be 0, then the concentration of B is given by। सर मुझे इसके लिए देखना है, मुझे कंसंट्रेशन की B देखनी है। सबसे पहले अगर मैं देखूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B कितना बना, सर डेट विल बी इक्वल टू D जो B कितना बना, वो प्रोडक्ट यहां से इस वाले रिएक्शन स्कीम का, तो मैं लिखूंगा ऐसे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई dt। सर ये किसके बराबर होगा, देखो पहले B पहले स्टेप में बनता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में कंज्यूम होता है, तो नेट में कितना बना, सर नेट में क्या बना, पहले बना कितना माइनस कंज्यूम कितना हुआ, तो वही होगा सर, पहले रेट ऑफ बनने की क्या थी माइनस रेट ऑफ कंज्यूम होने की क्या थी, वो जब मैं कर लूंगा वो मुझे देगा नेट फॉर्मेशन ऑफ बी कितनी हुई है, उसकी रेट जो है वो निकल के आएगी। तो सर पहले वाले रिएक्शन से अगर मैं देखूंगा इस वाली रिएक्शन का रेट ला, यानी बी कितना बना होगा या इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, दैट विल बी सिंपली जो इसका रेट ला लिखा जाएगा, दैट इज K1 इंटू ए। उसके बाद सर माइनस करेंगे, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है बी की जो पहले वो बना, माइनस कंज्यूम कितना हुआ, सर कंज्यूम हुआ वो सेकंड वाले की रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे जो रेट ला एक्सप्रेशन से आती है, दैट विल बी K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी उस वाले के लिए। शाबाश। नाउ सी हियर बाय क्वेश्चन मुझे कहता है ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन आपके पास है ना, इसको सेट कर दो 0 के बराबर, ये क्वेश्चन ही बता देता, इसको कितना लिखेंगे 0, तो देन 0 विल बी इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 कंसंट्रेशन ऑफ B। अब बस यहां से कंसंट्रेशन ऑफ B फाइंड करनी होगी, इट इंप्लॉइज K2 B को इधर शिफ्ट करेंगे, K2 कंसंट्रेशन ऑफ B विल बी इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ A। सर B चाहिए तो B की कंसंट्रेशन जो होगी इट विल बी K1 डिवाइडेड बाई K2 और यहां से कंसंट्रेशन ऑफ A। तो ये जो है आपका राइट आंसर होना चाहिए, आई गेस दिस इज ऑप्शन सेकंड, K1 बाई K2 और यहां से कंसंट्रेशन ऑफ A, ये ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर है। सर मैंने क्या किया, रेट ऑफ फॉर्मेशन को माइनस किया रेट ऑफ कंजप्शन, जो नेट में भी बनता था पहले बनता था उसको कंज्यूम कितना हुआ वो माइनस किया, तो मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B मिलेगी नेट में, और वो में मुझे बाय क्वेश्चन वो कहता है कि इसको 0 के बराबर रखो, यानी यहाँ पे जो आती है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि जितना भी बना उतना ही B कंज्यूम हुआ, इसलिए नेट में जो फॉर्मेशन की रेट है वो 0 ली गई है, तो इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। Now, moving towards the question number 63. Question 63. Shabash. Question 63. For the reaction 2A plus 3B give plus 3 by 2C gives 3P, which statement is correct? मुझे बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन DNA by dt यानी इन टर्म्स ऑफ मोल्स ने रेट्स को एक्सप्रेस किया है, तो सर मैं जनरल इस रिएक्शन के लिए लिखना चाहूंगा, मेरे पास रिएक्शन है 2A प्लस शाबाश 3B प्लस 3 by 2C, ये मुझे क्या देता है 3P। इसके लिए मैं डायरेक्टली रेट ला लिखना चाहूंगा सबसे पहले, या जो आपके पास वो पहली वाली रेट्स होती है एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट, वो वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखना चाहूंगा। सर इसके लिए मैं रेट लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ डी, दैट इज -1/2 बिकॉज रिएक्टेंट है, डी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए लेता, लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी ले लेंगे, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट कंसंट्रेशन वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट ही होता है, बिकॉज वी आर हम इसको बता पाते हैं एज मोल पर लीटर, तो पर लीटर जो है वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, हम कंसंट्रेशन ले ले या नंबर ऑफ मोल्स का चेंज ले ले वो भी यहाँ पे आएगा, दैट विल बी DNA डिवाइडेड बाय dt, ऐसे लिख सकता हूँ। इट विल बी अगेन इक्वल टू शाबाश, यहाँ से इन टर्म्स ऑफ B इट इज -1/3 d नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय dt, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ C लिखना चाहेंगे इट इज 1 डिवाइडेड बाय शाबाश, ये प्रोडक्ट ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस ही आएगा, -1/3/2 यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, फिर DNC डिवाइडेड बाय dt। फिर अगर मुझे प्रोडक्ट्स का लिखना होता मैं प्लस लिखता, यहाँ पे प्लस आता 1/3
सर प्लस आता 1/3, जनरल में लिख रहा हूं, प्लस 1/3, शाबाश, DNP डिवाइडेड बाई DT। अगर मुझे प्रोडक्ट्स की भी जरूरत होती है, ये जनरल रिएक्शन है। अब मुझे यहां से चाहिए, मुझे शायद इन्हीं तीन का पूछ रहा है, हाँ, Na, Nb, Nc, इन्हीं की रिलेशन मेरे पास है, तो मुझे सर इन तीनों को देखना होगा, इन तीनों को। अब मैं क्या करता हूं, मैं मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड नेगेटिव से। फॉर एग्जांपल मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया इन तीनों को, मैं क्या, मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस, माइनस से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 1/2 DNA डिवाइडेड बाई DT। सर इट विल बी इक्वल टू 1/3 DNB डिवाइडेड बाई DT। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, ये 3/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/3 बनेगा, अगेन ये भी पॉजिटिव बनेगा, इट विल बी 2/3 DNC डिवाइडेड बाई DT। और इस वाले में माइनस आता, लेकिन सर मैंने क्या किया, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मुझे रिएक्टेंट्स में ये क्वेश्चन पूछा है, अब मुझे खाली DNA बाई DT चाहिए लेफ्ट साइड से, हर किसी में DNA बाई DT है लेफ्ट साइड से, तो मैं इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस रिएक्शन को, सो दैट यहाँ पे 2 हट जाए। मल्टीप्लाई या तो 2 से करो, या सिंपली इस 2 को इधर लेके जाओ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, या मैं सिंपली लिखना चाहूंगा मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 2। जो ही मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर, यहां पे क्या बनेगा, इट विल बी देयरफॉर DNA बाई DT, इट विल बी इक्वल टू 2/3 DNB बाई DT। शाबाश, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 होगा 4, इट विल बी 4/3 DNC बाई DT। जरा ऐसा कौन सा ऑप्शन मेरे साथ मैच कर रहा है सर, आई गेस द ऑप्शन नंबर DNA बाई दिस इज 2/3 DNB बाई DT, यस, 4/3 DNC बाई DT। तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर होना चाहिए। शाबाश, तो आई थिंक ये आपसे क्लियर होना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा इसलिए तेज चल रहा हूं, सो दैट आपका सेशन जो है, इंटरेक्शन जो है, ज्यादा बड़ी ना हो, उसको टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे चल रहा हूं। सर कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस की बात करते हैं। A gives P1, B gives P2, C gives P3, D gives P4. Shabash. The order of the above reaction is A, B, C, and D respectively. The following graph is obtained when log rate versus log concentration are plotted. सर इसने log रेट और log concentration को प्लॉट किया है, ये ग्राफ दिया है। तो मुझे इस क्वेश्चन को शायद among the following the correct sequence for the order of reaction is, यानी ऑर्डर मुझे बताना है किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। अर्हीनियस इक्वेशन पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सर अर्हीनियस इक्वेशन इज K इज इक्वल टू, शाबाश, AE raised to power minus EA divided by RT। शाबाश, EA divided by RT, ये मेरे पास अर्हीनियस इक्वेशन है। मुझे इस को करना होगा log rate versus log concentration, log rate versus log concentration। नहीं, अर्हीनियस इक्वेशन पे ये क्वेश्चन नहीं है, इट इज समथिंग लाइक दिस। सर जनरली अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा ना, रेट होता है बराबर, शाबाश, रेट इज इक्वल टू K, और यहां से कंसंट्रेशन ली जाती है, पावर क्या होता है, n मींस ऑर्डर होता है। सर इस रिएक्शन में ये जनरल रेट एक्सप्रेशन लॉ है, जो आप लिखते हो रेट लॉ एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्शन के लिए। सर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स, जो ही मैं बोथ साइड्स लॉग लूंगा, ये क्या बनेगा, इट विल बी लॉग रेट। सर किसके बराबर होगा, log K इंटू कंसंट्रेशन, तो वो सिंपली होगा log K, शाबाश, प्लस log C, यानी C मींस कंसंट्रेशन, लेकिन पावर क्या होगा, n, तो ये बनेगा log m रेज़ टू पावर n सामने आएगा, तो ये बनेगा log K n सामने आएगा, इट विल बी प्लस n log C। अब यहां से क्या था, log रेट, इट वाज log रेट। अब सर यहां से क्या होगा, नाउ सी हियर, ये इक्वेशन जो है सिंस स्ट्रेट लाइनस है, ये कुछ ऐसी है, y इज इक्वल टू, इंटरसेप्ट को मैं यहाँ पे b से लिखूंगा प्लस mc से, mc सर या mx सॉरी, इट इज जिसको आप लिखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, वही इक्वेशन मैंने लिखी है स्ट्रेट लाइन की। सर b है, इंटरसेप्ट होगा, mx जो मेरे पास है, m विल बी स्लोप, x जो मेरे पास है वो देखेंगे क्या चीजें हैं। सर इस इक्वेशन में y इज नथिंग, इट इज लॉग रेट y। सर व्हाट इज b इंटरसेप्ट है, इट इज नथिंग, इट इज log k, शाबाश। उसके बाद सर log x कौन है, मुझे log रेट और log c के दरमियान ग्राफ है, तो x विल बी log c। सर बचा क्या, m इज n, तो m इज नथिंग, इट इज n, और वही क्या है, स्लोप, m इज स्लोप, m यहां से स्लोप है। सर स्लोप बाय दिस इक्वेशन, जब मैंने इनको कंपेयर किया, m मुझे n के बराबर मिल रहा है, यानी जिस रिएक्शन का ऑर्डर ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा,
तो बस ग्राफ से वही देखो, जिसका स्लोप ज्यादा उसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा। तो इन ग्राफ से आई गेस मुझे लग रहा है सर डी का स्लोप सबसे ज्यादा, तो इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा। कोई ऐसी ऑप्शन है सर फर्स्ट और सेकंड में डी का सबसे ज्यादा है, शाबाश। उसके बाद सर अगर मैं देखना चाहूंगा बी का जो है, बी का ऑर्डर उसके बाद है, डी के बाद बी का ऑर्डर ज्यादा है, तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा डी का सबसे ज्यादा फॉलोड बाई बी, डी का सबसे ज्यादा फॉलोड बाई बी, शाबाश। उसके बाद आएगा ए और उसके बाद आएगा सी। तो जिसका ऑर्डर ज्यादा यानी जिसका स्लोप ज्यादा उसका ऑर्डर ज्यादा, स्लोप पहले इसका ज्यादा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका और उसके बाद इसका, तो इट विल बी डी बी ए सी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर होगा, शाबाश। थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 65, फॉर द रिएक्शन दिस सर द ऑब्जर्व्ड रेट एक्सप्रेशन इज, रेट ये दी गई है सर, उसके बाद रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज। देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या रेट सिंपली इसने दी है, रेट सिंस केएफ यहां पे यूज किया तो इट विल बी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इस वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम आया होगा बिकॉज इसने केएफ यूज किया है, तो इट विल बी एनओ, एनओ का पावर सर यहाँ पे 2 है और ये H2 की कंसंट्रेशन है। ये सिंपली इसने दिया है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम गिवन मान लेते हैं, ये दिया हुआ है। सर मुझे क्या चाहिए, रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज, इसकी रिवर्स रिएक्शन की रेट क्या होगी, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हेल्प इसमें चाहिए। सर अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए लिखना चाहूंगा, वो क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट्स नीचे रिएक्टेंट्स। सर कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये आपके प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में है, बट इसका पावर 2 आएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का ख्याल रखना है। नीचे लिखा जाएगा शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ H2 उसका पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ NO उसका पावर क्या है 2, शाबाश। सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए होगा अगर हम मान लेंगे, बिकॉज रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो वहां पे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन इसने डालनी चाहिए थी। अब ऐसे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन रहा है। सर मैं क्या लिख रहा हूं, मुझे पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग, इट इज KF डिवाइडेड बाय KB। इनका रेशियो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन जो होता है, इन्हीं का रेशियो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देता है। सर ये किसके बराबर होता है, ऊपर जो है आपकी कंसंट्रेशन वही से दी गई है, इट इज N2 जो आपने अभी डिराइव किया। ये कुछ चीजें जो आपके पास, इट इज नथिंग, इट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। सर यहाँ पे H2O जो है वो 2 आएगा, डिवाइडेड बाई H2 की कंसंट्रेशन ऊपर से 2 आएगा और NO की कंसंट्रेशन ऊपर से 2 आएगा। नाउ सीट हियर, मुझे अगर यहां से ये चीजें मैं यहां शिफ्ट करूंगा मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मिलता। सर ये इसको इधर शिफ्ट करके मुझे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन मिलता। मैं सिंपली लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है किसके बराबर, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मिलना चाहिए था दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मिलना चाहिए था दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, लेकिन गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन जो दी गई है यहाँ पे इसका KF होगा, ठीक है, इट इज KF। रेट ऑफ रिएक्शन जो दी गई है गिवन है वो क्वेश्चन में वही से दिया है, इट इज KF इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO, ऊपर से पावर दिया है 2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2, लेकिन पावर 1 ही दिया है यानी कुछ भी नहीं है, दैट इज 1 सिंपली। सर वो होनी चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इट इज गिवन, ये सर मेरे पास गिवन है, दिस पॉइंट इज गिवन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वही से दी गई है, मींस ये सारी चीजें यहां शिफ्ट करके मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मिलना चाहिए था एज पर लोमा। लेकिन अगर मैं देखूंगा इसने खाली H2NO का पावर 2 रखा है, हाँ लिया है, H2 का पावर इसने 1 लिखा है, मींस एक कंसंट्रेशन टर्म वहीं पे रखी है, 2 के बजाय इसने खाली पावर वहां पे 1 लिया है, एक कंसंट्रेशन टर्म इसकी वहीं पे होगी। तो जो KB है इसको शिफ्ट यहां करो, इट विल बी KB और कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H2O, और सर नीचे H2O का पावर 2 था, नीचे एक टर्म बचती है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H2, बिकॉज इसने दोनों के दोनों यहां शिफ्ट नहीं किए, इसने वही से दिया है खाली H2 का पावर 1 दिया है, मींस एक टर्म वहीं पे होगी। एज पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कंसर्न मुझे इसका लिहाज करना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, यानी क्वेश्चन को वो ये चीजें मेंटेन करते हुए मुझे जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आती है वो आनी चाहिए KB इज इक्वल टू N2 H2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 इसका पावर 1। सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन गिवन है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये है, मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इससे पता चलता है अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ये है तो ये बराबर होना चाहिए था इसके, तो दैट मींस ये जो होगा इट विल बी सिंपली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी H2 की एक टर्म यहीं पे आएगी बिकॉज इसने वहां से गिवन दिया है H2 की यहाँ पे एक ही टर्म इसने कंसिडर की थी, लेकिन लोमा के हिसाब से ये भी जाना चाहिए था यार, बट नॉट गिवन कंडीशन इज दिस, उसको फॉलो करते हुए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिया है, इट मस्ट बी इक्वल टू एज पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कंसर्न्ड, इट मस्ट बी इक्वल टू दिस यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये जो है आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी, ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास है, हाँ सर दैट इज KB
N2H2O raised to power 2 divided by H2। तो सर ऑप्शन नंबर थर्ड जो मेरे पास है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। शाबाश। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66। देखो ये वाला क्वेश्चन जो था ना थोड़ा सा थिंक करने के लायक था, अदरवाइज बाकी चीजें जितनी भी है वो यहां से आप फॉर्मूला डालते हो वहां से चीजें आके आती है काइनेटिक्स में, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा थिंक करने के लायक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66। तो आपका काइनेटिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया है, सॉल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को करेंगे, इनमें आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, काइनेटिक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। सर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, इज आइसोटोनिक विद दिस 5% मास बाय वॉल्यूम, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज। देखो आइसोटोनिक का मतलब जो है ना पाई 1 मस्ट बी इक्वल टू पाई 2, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होना चाहिए। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग, इट इज CRT या IB में मान लो सर, इट विल बी इक्वल टू शाबाश ICRT, आर दोनों का सेम, आइडियल गैस कांस्टेंट आई देख लेंगे क्या होगा, टेम्परेचर सेम है बट कंसंट्रेशन C1 कंसंट्रेशन C2, एक सॉल्यूशन की C1 मानी दूसरे सॉल्यूशन की C2 मानी। अब जाके मुझे ये क्या कह रहा है, देखो कौन कौन सा लिया है, यूरिया का सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I is 1, और कौन सा दिया है दैट इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिखा है तो इसका भी I1 है, तो I क्या यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, R और T भी नहीं है, तो S R और T जो है सेम है, देयरफॉर मेरे पास क्या होना चाहिए, C1 मस्ट बी इक्वल टू C2, C1 मस्ट बी इक्वल टू C2, R T दोनों का सेम, I भी सेम है, तो C1 मस्ट बी इक्वल टू C2। ये सर कैसे होगा, C1 इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे हम लिखते हैं, मोलरिटी वाली कंसंट्रेशन हम मानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर में ओनली मोलरिटी कंसिडर की जाती है, तो सर कंसंट्रेशन ऑफ C1 इट विल बी W, वेट ऑफ, या मास में लिख लेता हूं, मास ऑफ फर्स्ट वन, या W1 इट्स वेट ऑफ फर्स्ट वन, दैट इज उसका मोलर मास यानी M1 इनटू क्या कर लेंगे, इनटू शाबाश। उसके बाद इतने ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब की ये बात कर रहा है, पर डेसीमीटर क्यूब मींस 1 लीटर की बात हो रही है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इसने वही से लिखा है, 1 डेसीमीटर क्यूब, शाबाश। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग, इट इज 1000 ml, या जिसको हम कहते हैं 1 लीटर, तो वही आपकी मोलरिटी हुई, इट इज इक्वल टू शाबाश मास ऑफ सेकंड वाला W2 जो मेरे पास है शाबाश, उसका मोलर मास क्या होगा सर, M2 है, इनटू मोलर मास इनटू M2, सर उसका भी जो है कंसंट्रेशन मुझे देनी चाहिए, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, सर ऐसा मेरे पास इक्वेशन सेट होनी चाहिए। अब जाके मैं क्या कर रहा हूँ, W1 सर क्वेश्चन में दिया है 10 ग्राम्स दिए गए हैं यूरिया के, सर इट इज 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाई, यूरिया मैंने W1 माना है, इट इज यूरिया का मास, यूरिया सर 10 ग्राम्स, मोलर मास इज 60 ग्राम्स, इनटू सर 1 डेसीमीटर क्यूब को छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई वेट सेकंड वाले का चाहिए, वो देखना होगा क्या होगा, उसका दिया है सर वेट शायद दिया है, वेट W2 जो दिया गया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज 5% M/V, 5% M/V का मतलब है 5 grams आर प्रेजेंट इन, 5 grams ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ये मास परसेंटेज वाली टर्म दी गई है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो 5 grams ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ml, लेकिन मुझे 1000 ml में देखना है, बिकॉज 1 डेसीमीटर क्यूब मींस 1000 ml, तो सर 5 grams अगर प्रेजेंट है किसमें, 100 ml में, देयरफॉर 50 grams विल बी प्रेजेंट इन व्हाट, 1000 ml, 1000 ml इज नथिंग, इट इज 1 डेसीमीटर क्यूब, इट इज 1 डेसीमीटर क्यूब। तो सर क्वेश्चन को यहाँ पे फिट करने के लिए मेरा जो है 1 डेसीमीटर क्यूब में होनी चाहिए 50 ग्राम्स, अगर 5 ग्राम्स प्रेजेंट है किसमें, 100 ml में, तो सर 1000 में होनी चाहिए कितने, 1000 ml में 50 ग्राम्स होनी चाहिए, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब में 50 होनी चाहिए। तो यहाँ पे W2 जो मेरे पास है, W2 फिर क्वेश्चन से मुझे कितना मिलेगा, इट इज 50 ग्राम्स, शाबाश, डिवाइड बाय मोलर मास मुझे निकालना होगा, मोलर मास मुझे फाइंड करना है, मैंने M2 रखा और बाकी ये 1 डेसीमीटर क्यूब वही पे होगा, बस इसको रीअरेंज करके आपको मोलर मास मिल जाएगा। सर इट एम्प्लॉयज जो M2 है इट विल बी इक्वल टू, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट होगा, इट विल बी 5 into 60, सर M2 विल बी इक्वल टू शाबाश 5 6 इज 30, तो यहाँ पे 300 का आपका आंसर आएगा, सर 300 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल आपका आंसर है। आई गेस ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 66, शाबाश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 66, फॉर्मूला आपके सामने है, बस इस टर्म से आपका वेट चाहिए था, 5% से 5 ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 100 ml। तो क्वेश्चन नंबर ऑफ जो 67 है, दैट इज ए सबस्टेंस इज कंप्लीटली ट्राइमराइज्ड ऑन डिसोल्यूशन इन सॉल्वेंट बी, ये इन है यहाँ पे, इन सॉल्वेंट बी, द वेट ऑफ फैक्टर I फॉर सच चेंज इज, यानी यहाँ पे क्या होता है, ट्राइमराइजेशन हो रही है, मींस एसोसिएशन हो रही है
जो ही वो सॉल्वेंट बी में डाला जाता है, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर साइज चेंज इज, सर मेरे पास क्या है, फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन की अगर बात होगी, फॉर एसोसिएशन, जब सोल्यूट एसोसिएशन में जाता है सर आई होता है बराबर 1/n। सर व्हाट इज एन, एन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पीशीज जो भी आपके पास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एसोसिएट, जो एसोसिएशन में जाते टेक पार्ट करते हैं, विच अंडरगो एसोसिएशन या विच एसोसिएट, कितने पार्टिकल्स आपके एसोसिएट होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं, सिंगल पार्टिकल बनाते हैं, उसी को हम एन कहते हैं। नाउ आई विल बी इक्वल टू, सर ये मुझे कह रहा है इज कंप्लीटली ट्राइमराइज्ड, ट्राइमराइज्ड मींस ट्राइमराइजेशन, यानी तीन मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं और एक सिंगल मॉलिक्यूल बनता है। तो सर तीन मॉलिक्यूल्स मींस n का वैल्यू 3 होगा, तो जो I होगा दैट विल बी 1/3, और ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका I जो आएगा दैट विल बी 1/3। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन 68। Question 68 is benzoic acid dissolved in benzene shows a molecular weight of, देखिए benzoic acid C6H5 COOH, सर ये जो मेरे पास होता है, ये जो ही बेंजीन में डाला जाता है ये क्या हो जाता है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये डायमराइज होता है, क्या होता है, डायमराइज इन बेंजीन। सर जब ये बेंजीन में जाता है ये कुछ ऐसा बनाता है C6H5 COOH, शाबाश, यहां से 2 टाइम्स, तो ये डायमराइज होके देता है, यानी यहां से 2 मॉलिक्यूल्स आले वो मुझे एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह दिखने लगे, तो यहां पे मुझे डायमर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, वही मेरा आंसर होगा। अब देखो C6H5 का अगर मैं बात करूंगा, C6H5 COH इज नथिंग, C7 H6O2, सर इसका मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग, ये बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है, इट इज 122 ग्राम। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, कार्बन का 12, 7 टाइम्स 12, 6 टाइम्स हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2 टाइम्स इंटू 16, ठीक है, फिर जाके आपको ये मिलता है 122 ग्राम। लेकिन मुझे डायमर की बात करनी है, तो सर यहाँ पे फिर मॉलिक्यूलर मास कितना होगा डायमर अगर मुझे मिला, तो डायमर विल बी 2 इंटू 122 ग्राम्स, 122 ग्राम्स, दैट विल बी 144 ग्राम्स। द ऑप्शन 244, sorry, not 144, it is 244 grams, that is 244 grams, ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर है। सर एक मॉलिक्यूल का 122 ग्राम है, मुझे डायमर मिल रहा है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, मुझे एक ही दे रहा है, तो 2 का आएगा 244 ग्राम्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 69। FeCl3 solution or reaction with K4FeCN6 in aqueous solution gives blue color. These two solutions are separated by a semi-permeable membrane AB, A shown in figure. Due to osmosis there is. अब देखो सर मेरे पास क्या है, ऑस्मोसिस पे क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है ये और ये जब आपस में मिलते हैं सर ये ब्लू कलर सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन इन दो को आपस में इनके सॉल्यूशंस को अलग अलग किया गया है, बाया सेपरेट किया गया है बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सिंस ऑस्मोसिस की बात हो रही है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना, ये खाली जो होता है एलो करता है मूवमेंट, उनको जाने देता है किनको, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, इट ओनली अलोज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो सर यहाँ पे खाली वाटर इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, बिकॉज ऑस्मोसिस की बात हो रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो सर सॉल्वेंट जा सकता है, लेकिन सॉल्वेंट के जाने से कुछ नहीं जाएगा, बिकॉज मेरे पास ये और ये रिएक्शन करना चाहिए था, FeCl3 और ये, अगर ये आपस में रिएक्ट करेंगे ब्लू कलर बनेगा, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलो करता है इधर से उधर जाने में, इसका और इसका मूवमेंट को अलो नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये सेपरेटेड ही रहेंगे और इनकी रिएक्शन आपस में नहीं होगी, तो सॉल्यूशन का कोई कलर नहीं होगा, नो ब्लू कलर फॉर्मेशन आइदर साइड। नो कलर मीन्स ब्लू कलर, बिकॉज इनकी और इनकी रिएक्शन से ब्लू कलर आना चाहिए था, लेकिन किसी भी साइड ब्लू कलर की फॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज दोनों सेपरेट किए गए हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, वो इधर से उधर जाने इनको नहीं देगा, खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर जाने देगा। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास है दैट इज 70। सर क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। सर इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर इन ऑर्डर ये देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एज्यूम 100% आयोनाइजेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो इस क्वेश्चन को, सर अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूंगा, ये बराबर होता है शाबाश ICRT। देखो टेम्परेचर कंडीशन सेम है, बिकॉज कुछ मेंशन नहीं है, आर भी सेम है, यूनिवर्सल गैस, ये आइडियल गैस कांस्टेंट आपके पास है। सर सी कंसंट्रेशन, वन नॉर्मल वन नॉर्मल वन नॉर्मल, कंसंट्रेशन भी सेम है, तो ये तीनों चीजें आपकी सेम है हर किसी केस में। तो सर आई कैन से पाई जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, NaCl है, Na2SO4 है, Na3PO4 है, सारे डिसोसिएशन में जाएंगे, ये ऐसे सोल्यूट से, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट से एसोसिएशन नहीं होगा बल्कि डिसोसिएशन होगा। तो सर डिसोसिएशन के टाइम में नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस करेंगे, एंड मुझे पता है फॉर डिसोसिएशन जब डिसोसिएशन सोल्यूट्स की हो जाती है, वहां पे जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है वो होता है बराबर n के,
एन के। तो यहां पे जिसका एन ज्यादा उसका आई ज्यादा, उसका पाई ज्यादा। आई कैन से जो पाई है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे उसी का आई भी ज्यादा होगा, उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। सर NaCl जब ब्रेक होगा ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा, तो इसमें n जो है n इज इक्वल टू 2, तो I भी कितना आएगा, I विल बी इक्वल टू 2। सर जो मेरे पास ये है Na2SO4, Na2SO4 देगा 2 टाइम्स Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। सर ये दो कैटाइन्स एक एनाइन देगा, तो n जो होगा इट विल बी 3, I भी कितना होगा 3। शाबाश। उसके बाद जो तीसरा वाला मेरे पास है सर ये देगा 3 टाइम्स Na पॉजिटिव, जब ये सोल्यूट ब्रेक होगा 3 टाइम्स Na पॉजिटिव प्लस शाबाश PO4 माइनस, तो ये तीन कैटाइन्स एक एनाइन यानी 4 ये आइन्स देगा, तो n जो होगा इट विल बी 4, I भी कितना होगा 4। नाउ इसका I सबसे ज्यादा बिकॉज n भी ज्यादा है, फिर जाके इसका, तो I जिसका सबसे ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, थर्ड वाले का I ज्यादा, थर्ड वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, फॉलोड बाय सेकंड वन, फॉलोड बाय फर्स्ट वन। तो ऑप्शन सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। दिस मस्ट बी योर आंसर। शाबाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, यानी यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड A in vapor phase is x1 and mole fraction of compound A in liquid phase is x2. Then total vapor pressure of two liquids in mixture is. मिक्सचर में ये क्या होगा? सर मुझे मोल फ्रैक्शन जो दिया गया है, शाबाश, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड A in vapor phase is x1 and mole fraction of A in liquid phase is x2. Then mole vapor pressure of this is, शाबाश, एज पर रोल्ट्स लॉ। देखो रोल्ट्स लॉ के हिसाब से, रोल्ट्स लॉ से मुझे क्या कहता है सर, जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PA नॉट है वो दिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ P, पार्शियल प्रेशर जो है ऑफ A दैट इज PA ये बराबर होता है PA नॉट काई A, इसके बराबर होता है। सर A का मुझे मोल फ्रैक्शन ये चाहिए पार्शियल प्रेशर, वो बराबर होता है प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर होगा मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन कितना होगा। सर इसका अगर मैं देख लूंगा, ये था एज पर डाल्टन्स लॉ से, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, बट एज पर रोल्ट्स लॉ, सॉरी एज पर डाल्टन्स लॉ की अगर मैं बात करूंगा, डाल्टन्स लॉ मुझे क्या कहता है सर, डाल्टन्स लॉ मुझे कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A अगर मैं देखना चाहूंगा वो बराबर होगा इसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज। यहाँ पे देखो लिक्विड फेज का ये वाला मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड फेज का रोल्ट्स लॉ में, और वो दिया गया है इन लिक्विड फेज इज x2, तो मैं XA के बजाय लिखना चाहूंगा x2। शाबाश, इट इज XA के जगह में लिखना चाहूंगा x2, लिख दिया मैंने x2। सर जो x1 है वो यहाँ पे जो है वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन होगा। तो सर उसके बाद अगर मैं डाल्टन्स लॉ के हिसाब से कहूंगा, जो x1 है इट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है, टोटल प्रेशर। ये डाल्टन्स लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर A का कितना है, उसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कितना है मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कितना है। देखिए इस वाले में जो मोल फ्रैक्शन माना जाता है रोल्ट्स लॉ में वो होता है लिक्विड फेज में कितना है, बाय क्वेश्चन इट इज x2, बाय क्वेश्चन दिस वन इज x1। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का चाहिए। इससे देखो टोटल प्रेशर, देयरफॉर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P टोटल जो होता है ये बराबर होगा PA डिवाइडेड बाय chi1, PA डिवाइडेड बाय chi1। अब सर PA क्या है, वो डाल्टन्स ये रोल्ट्स लॉ से लेके आओ, दैट इज PA नॉट chi2 डिवाइडेड बाय chi1 क्या है, chi1 को वहीं पे रखो, ये वेपर फेज का ये है वेपर प्रेशर है, दिस मोल फ्रैक्शन है, दिस इज ए लिक्विड फेज। तो मेरा जो टोटल प्रेशर आएगा वो PA नॉट यहां से लिखना चाहूंगा, दिस विल बी माय P टोटल। हाँ तो ये जो है टोटल प्रेशर इज PA नॉट chi2 है कोई ऑप्शन, PA नॉट chi2 डिवाइडेड बाय chi1, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। शाबाश। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स A एंड B, टोटल वेपर प्रेशर इज शाबाश PA नॉट दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आपका जो है आंसर इस वाले क्वेश्चन का होना चाहिए। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 72, द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज दिस at this it is this, shabash, at this the mole fraction of solute is, dilute solution की बात कर रहा है, तो सर relative lowering in vapor pressure इस वाले में यूज होती है, relative lowering in vapor pressure वो किसके बराबर होती है, PA नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय PA नॉट। अब देखो यहां से सर जो ये होता है relative lowering in vapor pressure, मुझे वेपर प्रेशर चाहिए, the vapor pressure of a dilute solution is this, the mole fraction
ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर जो होती है वो बराबर होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी काई बी फॉर एग्जांपल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ये आपके रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की फार्मूला है। सर मुझे क्या चाहिए, यहां पे बता रहा है डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन का जो प्रेशर दिया गया है दैट इज 750 mmHg। तो mmHg में अगर हम बात करेंगे जो प्योर सॉल्वेंट है, एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर की बात हो रही है। प्योर सॉल्वेंट मींस अगर हमें वाटर का स्टैंडर्ड कंडीशंस में देखना है प्रेशर कितना होता है इन टर्म्स ऑफ दिस mmHg, वो होता है 760 mmHg। तो मैं PA नॉट को लेता हूं एज 760 mmHg। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में होता है वाटर, ये एटमॉस्फेयर दिस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ mmHg। माइनस क्या कर लेंगे PS, सॉल्यूशन का कितना दिया है 750 डिवाइडेड बाय सर अगेन 760, तो ये मोल फ्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। सर ये यहां से बचेगा 10 डिवाइडेड बाय 760, ये मोल फ्रैक्शन के बराबर होना चाहिए, विच एम्प्लॉयज जो मोल फ्रैक्शन आपके पास है 0 और 0 कैंसिल होगा, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 76। जब यहां से 0 और ये कैंसिल होगा तो 1 बाय 76 ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो आपका है वो सर आपका राइट आंसर होना चाहिए। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे। सर 73 मींस द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इज, यानी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यूज को चेंज करने में या उनको अराइज करने में, कौन सा फैक्टर प्ले करता है रोल। द डिफरेंस इन एंट्रोपी बिटवीन द सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन एंड ए प्योर सॉल्वेंट, the difference in entropy between the solvent and the solute, the energy difference between the solute and solvent, none of these। देखो यहां से सर जो ही मैंने सॉल्यूशन में दिस सॉल्वेंट में सोल्यूट पार्टिकल्स डाले, ऊपर से सोल्यूट डाला, मींस आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज पहले सारे के सारे पार्टिकल्स सॉल्वेंट के थे, अब मैंने सोल्यूट ऊपर से डाला तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया। आपको पता है जहां पे नंबर बढ़ जाता है, चाहे पर्सन्स का बढ़े, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बढ़े, इंक्रीज इन नंबर मींस वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो सर प्योर सॉल्वेंट में कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, उसकी कुछ एंट्रोपी थी, जो ही मैंने सोल्यूट डाला सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सोल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, जिसकी वजह से एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगी। सर एंट्रोपी बढ़ गई, नंबर एंट्रोपी को बढ़ा देता है, बेसिकली वही एंट्रोपी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को राइज करता है, यानी वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इट इज सिंपली सॉल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा एज कंपेयर टू व्हाट सॉल्यूशन दिस एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट, यानी उनकी डिफरेंस जो होती है एंट्रोपी में वही सर रेस्पॉन्सिबल है फॉर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। एंड द आंसर इज द डिफरेंस इन एंट्रोपी बिटवीन द सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन एंड ए प्योर सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का होता है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो वो प्योर फॉर्म में होता है, बिकॉज प्योर फॉर्म में उसके खाली अपने पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो सॉल्वेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज हमने उसकी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है, बिकॉज हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स वहां पे डाले हुए। ठीक है, तो ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। नाउ which solution will show the maximum vapor pressure at 300 केल्विन। सर कौन सा दिखा देगा वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा एट 300 केल्विन। देखो वेपर प्रेशर जो होता है ना, ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है आपके पास है, इलेक्ट्रोलाइट्स है और नॉन वोलाटाइल है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज ही कर देंगे। आपने ऊपर से डाला, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम ही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे वेपर प्रेशर की जो रिलेशन होती है विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सर वो क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, सर इसके साथ ही इनवर्स ये रिलेशन होता है। तो जितने सोल्यूट पार्टिकल्स आपने ज्यादा डाले नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट के, नॉन वोलाटाइल दिस सोल्यूट के, उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम होगा। सर ये ज्यादा हुए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, कम। अब देखना है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसी का वेपर प्रेशर कम होगा। नाउ सी इट हियर, मुझे वेपर प्रेशर मैक्सिमम चाहिए, तो जिसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे सॉल्यूशन फॉर्म में उसी का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ये देखेंगे तो सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 2, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये देखेंगे सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 3, Ca2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, तो N यहाँ पे 3 है, N इज 3, यहाँ पे N इज 2, बिकॉज Ca2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव देगा। सर ये जब ब्रेक होगा ये होगा ऐसे, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, तो 4 है, तो यहाँ पे N4 है, N4 N3 N2। लेकिन ये सक्रोज मेरे पास है, सर इसका N1 है, बिकॉज ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसका N सबसे कम, मींस इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, यानी 4 वाला ऑप्शन जो है इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। तो द आंसर इज दिस वन, 4th वाला। सर इसका N सबसे कम, नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम, बिकॉज जो ये यहां जाएगा, आप इसको इस फॉर्म में भी निकाल सकते या वेंट हाफ फैक्टर की फॉर्म में भी निकाल सकते, नहीं वेंट हाफ में नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ही आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, शाबाश। आई गेस दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ
Moving towards 75, at 40 degrees Celsius, the vapor pressure in tar of methyl and ethyl alcohol is represented by P is equal to this, where chi A naught is mole fraction of methyl alcohol. The value of Pb by chi B is equal to this and this at limit this tends to this. देखो यहां से मेरे पास इसमें रोल्ट्स लॉ भी फिर से यूज हो रहा है। रोल्ट्स लॉ के हिसाब से मुझे क्या करना है सर, जो टोटल प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो बराबर होगा पी ए नॉट काई ए शाबाश प्लस पी बी नॉट काई बी, इसके बराबर होगा सर पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए नॉट को फॉर एग्जांपल इसने क्या लिखा है ऐसे इन टर्म्स ऑफ एक्स काई ए में लिखना चाहूंगा सर, इट विल बी पी ए नॉट काई ए फिर से शाबाश प्लस पी बी नॉट यहां मैं लिखना चाहूंगा 1 माइनस काई ए। सर क्यों? बिकॉज मुझे पता है काई ए प्लस काई बी जो मेरे पास है दैट इज इक्वल टू 1, तो काई बी किसके बराबर होगा 1 माइनस काई ए, यही मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। देयरफॉर पी टी जो मेरे पास होगा दैट विल बी पी ए नॉट काई ए शाबाश, ये बनेगा प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट पी बी नॉट काई ए। अब देखो इन दो टर्म से ये और ये, इससे मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं काई ए। सर मैंने कॉमन निकाला काई ए, अंदर क्या बचा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। फिर से एक बार यहां से और यहां से मैंने काई ए को कॉमन निकाला, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट वहीं पे रहा, प्लस क्या बना होगा पी बी नॉट। अब जाके मैं क्या कर रहा हूं सर, ये मेरे पास है पी टी, ये मेरी इक्वेशन बनी। नाउ जो दिया गया है वहां से क्या दिया गया है, ये वाला टोटल प्रेशर जो है सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट किया है एज दिस गिवन, जो मेरे पास है गिवन इट इज पी इज इक्वल टू शाबाश पी इज इक्वल टू 119 काई ए प्लस 135। इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करो। कंपेयरिंग जो ही मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग मुझे क्या देती है सर, पता चला पी बी नॉट इज 135, यहां से पी बी नॉट जो है इट इज 135 टॉर, यूनिट्स में नहीं लिख रहा हूं, इट इज 135 टॉर। उसके बाद जो पी ए नॉट है, पी ए नॉट दिस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट ये बराबर होगा 119। टोटल प्रेशर पी टी है, यहां पे पी लिखा है बस, काई ए सर ऐसे ही लिख देंगे सर, जो मेरे यहां पे मिल रहा है दैट इज पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ये किसके बराबर आ रहा है इट इज इक्वल टू 119। अब मुझे पता है पी ए नॉट माइनस इट इज 135 पी बी नॉट, ये बराबर आएगा 119 के, तो पी ए नॉट किसके बराबर आया पी ए नॉट इज इक्वल टू 119 प्लस 135, तो ये बराबर किसके आता है 5 प्लस 9 इज 14, 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 शाबाश, 3 प्लस 1 इज 4 प्लस हो गया 5 और यहाँ पे 1 हो गया 254, तो ये मेरे पास आ गया व्हाट इज कॉल्ड दिस पी ए नॉट। अब मेरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये चीजें हैं पी बी नॉट इसको याद रख लेंगे और पी ए नॉट ऐसे। सर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात हो रही है, मेरे पास से ये एज पर रूल्स आ गए पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, कहता है जब लिमिट काई ए टेंड्स टू 0 काई बी लिमिट काई बी टेंड्स टू 0, यहां पे कहां पे दिया है इट इज शाबाश पी इज इक्वल दिस वायर काई, मुझे कहना है पी ए नॉट, मुझे कहना है पी ए बाई काई ए एट लिमिट काई बी टेंड्स टू 0 किसके बराबर आएगा काई बी टेंड्स टू 0, उस टाइम ये काई बी टेंड्स टू 0 मींस ओनली ए इज प्रेजेंट, ओनली ए इज प्रेजेंट। अगर खाली ए प्रेजेंट है तो काई बी ऑब्वियसली 0 के आसपास ही होगा, तो काई ए का वैल्यू उस टाइम 1 होगा, तो जो मेरा देयरफॉर पी ए बाई काई ए होगा वो ऑलमोस्ट बराबर होगा पी ए नॉट, और पी ए नॉट कितना है 254, यानी पी ए बाई काई ए नॉट विल बी इक्वल टू 254 टॉर के बराबर। शाबाश सर, ये वाला जो होगा पी बी फॉर एग्जाम्पल मैं यही पे साइड में आप करना चाहूंगा, टेकिंग दिस वन, इस स्पेस में मैं करना चाहूंगा सर, पी बी को मैं लिख सकता हूं एज दिस पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काई बी, तो मुझे पी बी नॉट चाहिए, पी बी नॉट को वहीं पे रखूंगा, काई बी इधर लेके आऊंगा, पी बी यहां पे लिखना चाहूंगा, तो सिमिलरली आई कैन राइट जो मेरे पास पी बी डिवाइडेड बाई काई बी होगा वो बराबर होगा पी बी नॉट के। ऐसी मेरी इक्वेशन बनेगी फ्रॉम रोल्स लॉ फॉर दिस, जैसे मैंने वहां पे लिखा वैसे ही, बट जो ही काई ए इस कंडीशन पे काई ए अप्रोच करेगा 0, काई ए अप्रोच टू 0, जो ही काई ए अप्रोच करेगा 0 को, उस टाइम मींस काई बी विल बी इक्वल टू 1, ओनली बी इज प्रेजेंट, तो पी बी बाई काई बी यानी 1 डिवाइड में है, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू पी बी नॉट, तो ये बराबर होगा किसके पी बी नॉट कितना निकाला हमने दैट इज 135 पर है बस 135 टॉर, तो जो मेरा आंसर आएगा 135 टॉर ये आता है 135 टॉर और ये आता है 254, तो 135 एंड 254 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
शाबाश, ये आपका थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, कर दिया आपने, फिर से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। ऑन एडिशन ऑफ ए वोलाटाइल लिक्विड ए टू अनदर वोलाटाइल लिक्विड बी इन एनी प्रोपोर्शन विल ऑलवेज डैश डैश द वेपर प्रेशर ऑफ बी। देखो क्या क्या होगा, क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सर मेरे पास वोलाटाइल एक लिक्विड था बी, मैंने ऊपर से ए डाला, वो भी वोलाटाइल है। अगर ये आइडियल सोल्यूशन है, इनकी इंटरेक्शन सेम होंगी, जैसे ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए दिस बी बी इंटरेक्शन। सर उस टाइम सिटल जो सरफेस पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ए के थे, दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स बी के थे, वो कम हुए, वो कम हुए तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो इन डेट कैसे डिक्रीज करेगा, लेकिन अगर आइडियल सोल्यूशन है। बट अगर ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है सर, उसके बाद क्या हुआ, अगर इंटरेक्शन कुछ ऐसी हुई, जो ही मैंने बी डाला, इंटरेक्शन कुछ ऐसी हुई, जो ए बी इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है ए से या बी बी से, इन दोनों से वो स्ट्रॉन्गर है, तो उस टाइम क्या होगा, ए ने बी को पकड़ा होगा ज्यादा अपने तरफ से, अपनी ओर होल्ड किया होगा, तो बी के मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, जबकि वेपर से ज्यादा नहीं बनेंगे, तो उस केस में वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी इस केस में जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज होगा। ये भी कंडीशन है। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ, ए बी जो मेरे पास है वो इंटरेक्शंस वीकर है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी, सर उनसे वीकर है। पहले बीबी का जो था, बी का मुझे वेपर प्रेशर देखना है, बीबी का इंटरेक्शन काफी ज्यादा टाइट था, उसकी वजह से बी काफी कम भागता था, वेपर प्रेशर कम था। मैंने ए ऐड किया, ए बी की इंटरेक्शन अब वीक हुई, यानी अब ज्यादा बी मॉलिक्यूल जो है वो ए के साथ उतने ज्यादा नहीं जुड़े, वो वीकर इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं, तो वो आराम से भाग सकते हैं एज कंपेयर टू जब वो बी बी इंटरेक्शन दिखाते थे। तो जब वो आराम से भाग सकते हैं, ज्यादा वेपर्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा वेपर प्रेशर आ सकता है। तो सर जो वेपर प्रेशर है, इट कैन डिक्रीज एंड आल्सो इट कैन इंक्रीज, इट डिपेंड्स इंटरेक्शंस किस टाइप की होगी। अगर वो सेम हुई तब डिक्रीज होगा, अगर इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है तब भी डिक्रीज होगा, लेकिन अगर इंटरेक्शंस ए बी टाइप इंटरेक्शन जो है वो वीकर हुई एज कंपेयर टू जो उनके अपने थे आपस में इंटरेक्शंस, उससे अगर वो वीकर है तो उस केस में इंक्रीज होता है। तो डिक्रीज और इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज आपका राइट आंसर होगा। इस वाले केस में जो वेपर प्रेशर वो इंक्रीज होता है, तो डिक्रीज और इंक्रीज आपका राइट आंसर होगा। सर क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। फॉर एन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस विद Pa नॉट ग्रेटर देन Pb नॉट, which relation between chi A in liquid phase and Ya mole fraction of A in vapor phase is correct। यानी chi A और Ya ये किससे क्या होगा। सबसे पहले मैं रोल्ट्स लॉ लिखना चाहूंगा, रोल्ट्स लॉ, से फॉर एग्जांपल रोल्ट्स लॉ। सर रोल्ट्स लॉ की बात करते हैं, रोल्ट्स लॉ, रोल्ट्स लॉ, Pa इज इक्वल टू Pa नॉट chi A, ये मेरे पास है। Pb इज इक्वल टू Pb नॉट chi B, ये मेरे पास है। दिस इज एज पर रोल्ट्स लॉ। नाउ सर डाल्टन्स लॉ मुझे क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ मुझे क्या कहता है। Ya की बात करेंगे सर, Pa की बात करेंगे, Pa इज इक्वल टू Ya Pa की बात करनी है एज पर डाल्टन्स लॉ, वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर दैट इज P टोटल, ऐसे लिखा मैंने, और वो आपके पास ये आया है। मुझे क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड, शाबाश, आई हैव टू फाइंड दिस। पीटी को मैं पुट करना चाहूंगा इसके बराबर, इट इज शाबाश, मोल फ्रैक्शन इन ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, Pa नॉट इज ग्रेटर देन Pb नॉट। तो मैंने लिखा डाल्टन्स लॉ इज दिस, रोल्ट्स लॉ इज दिस। तो Pa को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूंगा Ya P टोटल। आई विल सी, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखना चाहूंगा, इट इज डाल्टन्स लॉ से ये Ya होगा। तो अगर मैं P टोटल की बात करूंगा, P टोटल मस्ट बी इक्वल टू Pa नॉट इंटू Pa नॉट इंटू Ya। P टोटल की बात होगी, इट इज Pa नॉट, Pa डिवाइडेड बाई, या ऐसे आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन एज Pa is equal to Pa naught chi A, Pb is equal to Pb naught chi B। मुझे क्या करना है, फॉर एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन Pa naught is greater than Pb, chi A in this and Ya मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज इज करेक्ट। कौन सा मेरे पास करेक्ट होगा सर, आई गेस मेरे पास आना चाहिए Ya Yb, शाबाश, ठीक है ठीक है। Pa is equal to Ya Pt, Pb is equal to Yb Pt, ऐसे यहां से भी मिला, यहां से भी मिला, तो क्या मैं पार्शियल प्रेशर यहां से भी वही है, यहां से भी वही है, इनको डिवाइड करना चाहूंगा। देयरफॉर आई कैन राइट इट एज ऐसे, एज पर दिस Pa नॉट chi A मस्ट बी इक्वल टू शाबाश Ya P टोटल एंड
शाबाश पी बी नॉट काई बी मस्ट बी इक्वल टू शाबाश वाई बी एंड पी टोटल। ऐसे सर दोनों को डिवाइड करना चाहूंगा, ऐसे मैंने डिवाइड किया, देयरफॉर फिर क्या आएगा, देयरफॉर सर पी टोटल कैंसिल आउट हुआ, आई कैन राइट इट एज वाई ए बाई वाई बी, वाई ए बाई वाई बी जो मेरे पास है वो बराबर होगा पी ए नॉट का ए, वहीं पे लिख दिया मैंने पी ए नॉट का ए शाबाश डिवाइडेड बाई पी बी नॉट काई बी शाबाश। नाउ क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, मुझे कहता है पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी, ये मुझे क्वेश्चन कहता है वहीं से पी ए नॉट इज ग्रेटर देन व्हाट पी बी नॉट, देयरफॉर पी ए नॉट डिवाइडेड बाई पी बी नॉट होगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगा दैट इज ग्रेटर देन 1, एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, मींस मुझे काई ए बाई काई बी को एक ग्रेटर देन 1 वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो इसके बराबर बनेगा। तो दिस इक्वेशन इंप्लॉइज देयरफॉर वाई ए बाई वाई बी जो मेरे पास है सर दीज मस्ट बी ग्रेटर देन काई ए बाई काई बी, ऐसे काई ए बाई काई बी, इसी को इसने लिखा होगा इस फॉर्म में, और आई कैन से जो काई ए बाई काई बी है ये लेस देन होगा किससे, वाई ए बाई वाई बी से। तो आपका जो क्वेश्चन है ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, दिस इज योर राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 पे जाएंगे। The vapor pressure of two liquids P and Q are 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 mole of P, 2 mole of Q would be 3 mole of P, ये जो total vapor pressure होगा that will be as per Rolt's law P A naught chi A, P A naught chi A plus शाबाश P B naught chi B, P B naught chi B। सर total pressure जो होगा P A naught का दिया है it is given as P का दिया है it is 80 into chi A मुझे चाहिए, chi P चाहिए, काई ए इज नथिंग, ये काई पी है यहाँ पे, यानी पी के लिए मैंने इसको माना होगा, ये बराबर होगा 3 मोल्स ऑफ पी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी इज 3 डिवाइडेड बाय प्लस इज 3/2, ये आ गया 3/5 एंड इट इज नथिंग, इट इज 0.6 शाबाश। उसके बाद सर मेरा जो होगा अगर मैं बात करूंगा क्यू की, क्यू के लिए जो काई बी उसको मैं मान लेता हूं दैट इज इक्वल टू शाबाश, उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए हैं डिवाइडेड बाय 5 है, इट इज 0.4, 0.6 और 0.4 मुझे मिला है, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा इट इज 0.6 शाबाश 0.6 प्लस इट इज 60, इट इज 60 इनटू क्या आएगा मेरे पास 0.4, इसका आंसर आप देख लेंगे आई गेस 80.0.6 ये आएगा 6 जार इज 48 तो 4.8 प्लस उसके बाद क्या आएगा इट इज 48 शाबाश 600 48 इट इज 48 नॉट 4.8 इट इज 48 प्लस ये आएगा 400 4 6 जार इज 24 4 6 जार इज 24 ये वाला आएगा, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है ये वहीं पे रहेगा, तो 48 प्लस दिस इट विल गिव मी ये 2 आएगा पीछे, 8 प्लस 4 इज 12, एक कैरी हुआ ये 3 है, 4 प्लस 3 इज 7, 72 टार इज ऑप्शन नंबर 4 एंड दैट्स योर राइट आंसर, 72 टार जो है आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 की ओर अप्रोच करते हैं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इज इन द रेशियो, वो किस रेशियो में होगा सर, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी एफ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या लिख सकते हैं एज का आई के एफ इनटू एम, सिंस यूरिया की बात हो रही है, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, सोडियम सल्फेट की बात हो रही है, तो मोलेलिटी सेम सबकी 0.01, के एफ भी सब में सेम होगा, तो डेल्टा टी एफ जो होगा सर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और अगर आई की बात करेंगे सोडियम क्लोराइड के लिए आई जो मेरे पास होगा 2 होगा, सोडियम सल्फेट इज नथिंग इट इज ये Na2SO4, और इसके लिए जो आई होगा दैट विल बी 3 बिकॉज 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव 1 देगा, इसका आई 3, इसका आई 2, इसका आई 1, तो सर जो रेशियो होगा यूरिया के लिए इट इज 1 शाबाश 1, सोडियम क्लोराइड के 2 और इसके लिए 3, द आंसर विल बी 1:2:3, ठीक है, आंसर विल बी 1:2:3 इनका रेशियो आपस में। क्वेश्चन नंबर 80, इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड
द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होगा। सर हम मोलैलिटी को ये करते हैं, से फॉर एग्जांपल डेल्टा टीएफ जो मेरे पास है, सर डेल्टा टीएफ, या इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जब आप केएफ की बात करते हैं ना, जिसको हम कहते हैं क्रेयोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, सर वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट की। आप कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उस सॉल्वेंट का अपना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो केएफ विल बी अनचेंज्ड, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज। सर सीधे एग्जांपल्स आपको पता है, एजियोट्रॉप्स आर दोज जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो दिखाते हैं जो सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। सर इसमें जो मेरा करेक्ट आंसर आएगा डेट विल बी फोर्थ, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आपस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा ये होंगे, जिसकी वजह से ये जो होगा वेपर प्रेशर कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप माना जाएगा। Now question number 82 is the freezing point depression constant of benzene is this, ये दिया गया है। The freezing point depression of for the solution of molality is this, ये भी दिया गया है। सर मुझे containing non electrolyte solute of in benzene, इसका कितना आंसर आएगा। Now see it here, सर मेरे पास है, मुझे निकालना है, I have to find the depression freezing point depression यानी डेल्टा टीएफ जो मेरे पास होगा। सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है तो सिंपली लिखना चाहूंगा इट इज केएफ इनटू एम। KF इसने वही से दिया है, इट इज 5.12 इंटू एम इसने दिया है कितना, एम दिया है 0.078। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे आपका आंसर कुछ आएगा 0.399 के आसपास। जब आप राउंड ऑफ करोगे अप टू 2 डेसिमल्स तो आपका आंसर आएगा 0.40। ये आपका डेल्टा टीएफ आएगा, ये आपका डेल्टा टीएफ इसके केल्विन के आसपास आएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दिस विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रूल्स लॉ। सर पॉजिटिव डेविएशन जो दिखाते हैं उनमें से जो मेरा एग्जांपल देखो, बेंजीन एंड टॉल्यूइन ये आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस होते हैं। एग्जांपल्स में आपने याद रखा होगा, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन अगेन आइडियल शायद होंगे। सर उसके बाद इथेनॉल और एसीटोन जो मेरे पास है, ये आंसर जो मेरे पास है ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। क्यों दिखाता है, पहले इथेनॉल में अकेले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, एसीटोन जब उसमें आएगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करेगा, एज अ रिजल्ट ज्यादा वेपर्स उठेंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर होगा एंड इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय 10 grams ऑफ ग्लूकोज इन दिस, 10 grams ऑफ दिस इन दिस, शाबाश। उसके बाद and 10 grams of sucrose in this. The right option for the decrease of order of osmotic pressure of these solutions is, सर मुझे osmotic pressure की बात करनी है। पाई जो मेरे पास है ये होता है बराबर I into CRT। अब देखो C concentration किसकी क्या होगी वो हमें देखना है, R और T हर किसी केस में सेम है, तो सर मैटर करेगा I भी सेम है, ग्लूकोज सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I भी 1 है, I सबका 1 है, R और T सबका सेम है, तो जो पाई है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जिसका C ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा उसी का पाई ज्यादा। अब मैं पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, सर पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो कंसंट्रेशन क्या क्या है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी को डिफाइन करना है, तो वेट डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास इनटू वॉल्यूम जो लीटर्स में मैं लिखना चाहूंगा वो सर मैंने या ml में अगर मेरे पास है तो 1000 से इट इज इन ml, वॉल्यूम इन ml। इसने 250 ml लिए है, यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सिंस वॉल्यूम हर किसी में 250 ml है, वो तो सर हर जगह है। सर वेट हर किसी केस में इसने 10 ग्राम लिया है, तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू सब में लिया है। वॉल्यूम भी 250 ml लिया है, 1000 भी सब में आएगा, तो पाई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सर जिस सोल्यूट का मोलर मास ज्यादा उसका पाई कम। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट किसका ज्यादा है मुझे देखना है, वायर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस, फाइंड क्या करना है, द राइट ऑप्शन फॉर अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका मोलर मास सबसे कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा। सक्रोज का मोलर मास है 342 ग्राम्स पर मोल, यूरिया का है 60 ग्राम्स पर मोल, ग्लूकोज का है 180 ग्राम्स। ये आपको सॉल्यूशन में याद होना चाहिए, सॉल्यूशन चैप्टर में अक्सर ये यूज हमें होते हैं। तो सर जिसका सबसे कम, यूरिया का सबसे मोलर मास कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो यूरिया का दिया गया है, यूरिया का जो दिया है इट इज P2 सबसे ज्यादा, यानी P2 विल बी ग्रेटर देन। उसके बाद ग्लूकोज का दिया है P1, सर P1, उसके बाद P3 विल बी दिस वन, यानी P2 P1 P3 ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर है, शाबाश। Moving towards next question, the correct option for the value of vapor pressure of a solution at 45 degrees Celsius with benzene to octane in molar ratio is,
राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन एट दिस इन बेंजीन। ये सारी चीजें बाकी दी गई है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन दिया गया है। तो सर मुझे एज्यूम करना है आइडियल केस, यानी रोल्ट्स लॉ लगेगा। तो रोल्ट्स लॉ के हिसाब से इट इज पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी, पी ए नॉट प्लस दिस एंड पी बी नॉट काई बी। तो सर टोटल वेपर प्रेशर पी ए नॉट दिया है, फॉर एग्जाम्पल ए हम बेंजीन को मान लेते हैं, इट इज 280 इंटू बेंजीन का मुझे मोलर रेशियो निकालना है, यानी मोलर रेशियो यानी काई ए विल बी फॉर बेंजीन बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इट इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होंगे 5, यानी 3 + 2 = 5, तो ये आएगा 0.6 अगेन। काई बी जो मेरे पास होगा, लेट दैट बी फॉर ऑक्टेन, ऑक्टेन के लिए माना होगा, दैट विल बी 2/5 0.4 होगा। तो सर ये दोनों चीजें यहाँ पे यूज करेंगे, काई ए विल बी 0.6, उसके बाद शाबाश पी बी नॉट जो मेरे पास है वो दिया है 420 इंटू में क्या कर लूंगा, व्हाट इज कॉल्ड 0.4। तो सर P विल बी इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, उसके बाद 600 6 8 आएगा 48, तो 8 आया, 4 कैरी लगे, 6 2 12 और वो जो 4 आए दैट इज 16। अब 0.0 के बाद आएगा तो 0 को मैं हटा देता हूँ, इट इज 168 प्लस जो मेरे पास आएगा वो इसका आएगा, इट विल बी 400 हट जाता है बाद में, 4 2 इज 8, 4 4 इज 16, तो 168 प्लस 168 जो मेरे पास आएगा वो आंसर आना चाहिए, डेट विल बी 8 6 6 12 और 1 हो गया 13, शाबाश 1 हो गया ये। तो मेरा प्रेशर जो आना चाहिए इट इज नहीं 16 6 6 12 1 हो गया 13, तो 3 लिखा, 1 कैरी हुआ, तो यहाँ पे 3 आएगा, इट विल बी 336 mm of Hg। Question number 85. Now question number 86. In 1 molar solution that contains 0.5 mole of a solute there is, सर कितना है, क्या वेट दिया है या ये दिया है? मोलैलिटी की फॉर्मूला निकालो। सर मोलैलिटी फॉर्मूला होती है वेट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन केजी। तो सर मेरे पास मोलैलिटी वही से दी है 0.5 या 1 दिया है, इट इज 1, मोलैलिटी इज 1। सर नंबर ऑफ मोल्स दिया है 0.5 मोल, तो मुझे वेट चाहिए इन केजी, जो सॉल्वेंट का होगा, किलोग्राम्स नॉट केजी, इट इज किलोग्राम्स। तो सर वेट को इधर लेके जाएंगे, मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा 0.5 बट किलोग्राम्स में, मुझे किलोग्राम्स में आंसर नहीं, मुझे ग्राम्स में दिया गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, जो वेट मिलेगा दैट विल बी 1000 से मल्टीप्लाई करके 500 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट जो मेरे पास है, राइट आंसर होगा। तो दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे। असर्शन हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपैरेटस। सर डाइविंग एपैरेटस में क्या किया जाता है, जब आपके वो डाइविंग वाले जो है सी में डीप डाउन जाते हैं, सर नाइट्रोजन उनके ब्लड में जाता है, जिसकी वजह से और नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड के सर वो काफी ज्यादा है, वो ब्लड में मिल जाता है। जब वो वापस ऊपर आते हैं सर प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिर से ब्लड से डिसोशिएट होता है, तो उसकी वजह से वहां पे एयर बबल्स बनते हैं और उनमें बेंड्स होते हैं जो पेनफुल उनके लिए होते हैं। सर उसको प्रिवेंट करने के लिए हीलियम को डाला जाता है डाइल्यूट ऑक्सीजन के साथ इन शाबाश दिस डाइविंग एपैरेटस, सो डेट जो हीलियम है वो रिप्लेस करता है नाइट्रोजन को, वो नाइट्रोजन को ब्लड के साथ डिसोशिएट ये बाइंड उतना होना नहीं देता है, उसको डिस्प्लेस करता है, तो इसीलिए वो यूज किया जाता है, जिसकी वजह से फिर बेंडिंग नहीं होगी, बिकॉज जब ज्यादा नाइट्रोजन मिला ही नहीं ब्लड से तो वो फिर डिसोशिएट भी उतना ज्यादा नहीं होगा, तो बबल्स भी उतना ज्यादा नहीं बनेंगे। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वाला स्टेटमेंट हाँ सर ठीक है, बट रीजन हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2, नो, हीलियम की सॉल्युबिलिटी जो ऑक्सीजन हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2 जो होता है, जो आपके ब्लड के साथ एसोसिएट होता है, सर हीलियम की उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी ब्लड के साथ नहीं होती है, या जो O2 आपके ब्लड में होता है। तो सर हम इस क्वेश्चन में लिखते हैं ये O2 ब्लड की बात हो रही है, जो ब्लड के साथ मिला होता है, तो सर असर्शन इज करेक्ट, यस, बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो रीजन जो है दैट इज इनकरेक्ट, ये वाला, शाबाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव अ स्ट्रेट लाइन विद दिस, द टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन, वो कितना होगा, टेम्परेचर की मुझे बात करनी होगी। तो सर इस वाले में अगर मैं देखूंगा पाई इज इक्वल टू CRT, क्या आई भी आएगा, सर इसने कोई सोल्यूट मेंशन ही नहीं किया, तो कंसिडर करेंगे आई एज 1 CRT। अभी मुझे क्या कह रहा है, पाई और सी के दरमियान जो है उसमें इस इक्वेशन को देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला, प्लस सी इज इंटरसेप्ट, सर सी मैंने मान लिया वो 0 यहाँ पे है, तो सर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन डाल दी। सर mx प्लस सी 0 है, mx यहाँ पे स्लोप होगा, m इज स्लोप
एक्स जो यहाँ पे होगा दैट विल बी सी बिकॉज कंसंट्रेशन सी है। नाउ लेट दिस इज कंसंट्रेशन सी, तो मैं इंटरसेप्ट बी को मान लेता हूँ यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन सी इज एक्स और आर टी जो है वो स्लोप होगा, यानी स्लोप इज नथिंग, एम इज नथिंग, इट इज आर टी। तो मुझे क्या करना है, y जो है दैट इज पाई, इस इक्वेशन में y इज पाई, स्लोप m जो है दैट इज आर टी, x जो है दैट इज c, b जो है इंटरसेप्ट है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन। वो कौन सा टेम्परेचर होगा, तो सर m जो मेरे पास है m इज आर टी। तो मुझे r दिया है, शायद टेम्परेचर फाइंड करना है, बट स्लोप इसने दिया है सर, स्लोप विद स्लोप दिस, स्लोप दिया है। तो m पता है इट इज 25.73 ये दिया है। r मुझे सर कितना चाहिए, बार मोल में चाहिए, दिया गया है इट इज 0.083 इंटू क्या कर लूंगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मुझे चाहिए, मैं देयरफॉर टेम्परेचर को कैसे लिखूंगा, इट इज 25.73 डिवाइडेड बाई 0.083। 0.083 जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 8.3 के आसपास लेके आऊंगा, ऊपर से भी डेसिमल्स के साथ खेलूंगा, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए इट शुड बी अराउंड 310। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 310 डिग्री सेल्सियस जो है आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, बिकॉज मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो मेरा जो आंसर है डायरेक्टली याद है कि मैं इसको अप्रोच करने वाला हूं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 89, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है फॉर 3 गैसेस ए बी सी इन वाटर आर दिस, ये दो अलग अलग है, ये एक है, उसके बाद दूसरा ये है, उसके बाद ये है, 3 का दिया है। द सॉलिबिलिटी ऑफ दिस गैसेस इन वाटर फॉलोइंग द ऑर्डर इज। सर उस टाइम क्या होगा, मुझे पता है जो सॉलिबिलिटी होती है ना, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सर वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेनरीज लॉ कांस्टेंट के, ये हम हेनरीज लॉ से पढ़ते हैं। तो जिसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट ज्यादा है उसका सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम। सर सबसे मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको देखना है, सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका के सबसे कम, के इज सबसे कम इस वाले सेकंड वाले का होता है, यानी बी का। यहाँ पे 2 × 10⁻⁵ है, तो बी का सबसे ज्यादा होगा सॉलिबिलिटी, बिकॉज के सबसे कम है, तो बी का सॉलिबिलिटी ज्यादा। उसके बाद सर मेरे पास है 35 के बार, सी का जो है 35 किलो बार है सर, उसका सॉलिबिलिटी बी से अब थोड़ा कम होगा, यानी सी। उसके बाद आएगा सबसे ज्यादा केज का वैल्यू है इसका 145 दैट इज फॉर ए, तो उसका सॉलिबिलिटी सबसे कम, ऑर्डर शुड बी बी सी ए, ऑर्डर शुड बी बी सी ए, दैट इज ऑप्शन थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन है 90 वाला। मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व्ड टू प्रिपेयर 1 liter ऑफ इट सॉल्यूशन व्हिच इज आइसोटोनिक विद 5 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन इज, मोलर मास दिया है चीजों का, तो यहां से फाइंड करेंगे। सर मुझे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो π1 शुड बी इक्वल टू π2, यानी ग्लूकोज है, यूरिया है, आई की बात ही नहीं होगी, CRT बिकॉज I1 होगा, C1RT इज इक्वल टू C2RT, दोनों का RT सेम है, तो C1 मस्ट बी इक्वल टू C2। C1 इसका देख लो ग्लूकोज का, W1 डिवाइडेड बाई M1, शाबाश। वॉल्यूम सेम है बिकॉज ये कह रहा है 1 लीटर में, तो मैंने वॉल्यूम को लिखना जरूरी नहीं है बिकॉज इट्स वॉल्यूम इज 1 लीटर, वो मैं कैंसिल आउट बाद में कर सकता हूँ। यहां से इट इज W2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 2, 1 लीटर यहां से भी 1 लीटर वहां से भी, मैं उसको कैंसिल आउट करूंगा बिकॉज वो सेम होगा। तो सर मुझे W1 दिया है, मास ऑफ ग्लूकोज फाइंड करना है, मैंने ग्लूकोज को माना है एज 1, दिस विल बी ग्लूकोज फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज ये वाला होगा फॉर यूरिया। तो मास ऑफ ग्लूकोज मुझे फाइंड करना है, यानी W1 मुझे फाइंड करना है, डिवाइड बाय M1, जो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज होता है वो 180 ग्राम्स होता है, इज इक्वल टू, सर यूरिया की बात कर रहा है तो यूरिया के इसने लिए है 15 ग्राम्स, 15 ग्राम्स सर वेट लिया है 15 ग्राम्स, डिवाइड बाय उसका मोलर मास, यूरिया का मोलर मास होता है व्हाट इज कॉल्ड एज 60 ग्राम्स, तो दिस इज फॉर यूरिया। यूरिया की बात हो रही है, दिस वाज फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज की बात हो रही है। अब मुझे W1 चाहिए, therefore W1 किसके बराबर होगा, इट इज 15 इंटू 180 डिवाइडेड बाई शाबाश 60, तो जो आपका आंसर आना चाहिए आई गेस अप्रोक्सीमेटली ये 45 ग्राम्स के आसपास आना चाहिए, यानी एग्जैक्टली 45 ग्राम्स आना चाहिए, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो सर ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, आप इस सेशन में बने रहे, या रिकॉर्डेड सेशन में आपने इतना लंबा सेशन देखा होगा, क्वेश्चंस में टाइम लगा है आपको सिखाने में, बट जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये आराम से हो जाता है। थैंक यू फॉर दिस IIT टीम, जो बैकबोन है हमारी, जो हमारे पीछे चलते हैं, हमें बना के देते हैं ये सब PPTs एंड ऑल डे, सब कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं, ये आसान काम नहीं होता है, तो इनके लिए भी एक थैंक यू और आपके लिए भी एक थैंक यू। लेट्स कीप लेट यू पीपल कीप अस इन प्रेयर्स।
थैंक यू एवरीवन। ओके। Yes, kara, itu mah.